अध्याय 61। काल कोठरी। संसाधनों की उत्पत्ति। स्वर्ग तक पहुंचने वाला पैगोडा। ओह ठीक है, यिन्हे जिन। क्या आपका उपनाम यिन है या यिन है? वे कार्यालय से चले गए। वे दोनों कक्षा की ओर चल पड़े। जिस तरह से साथ दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी यिन्हे जिन उसके बगल में ही रही। उनके बीच का माहौल लगभग चंचल सा था, इसलिए सु चेन ने अपनी बात रखी। चुप्पी तोड़ना। मेरा पारिवारिक नाम यिन्हे है और मेरा पहला नाम जिन है। मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम लैन है। यिन्हे जिन ने उत्तर दिया। उसकी खूबसूरत निगाहें सु चेन की ओर मुड़ गईं, मानो किसी चीज की तलाश कर रहे हो, लेकिन उनकी निराशा के लिए उसे कुछ नहीं मिला। एक दोहरा उपनाम यिन्हे, मैंने इसे पहली बार सुना है। सु चेन ने अपनी यादों को खंगाला। उसके ज्ञान भंडार में ग्रेट सिया का कोई उपनाम यिन्हे नहीं था। शायद उसने दुनिया को ठीक से देखा ही नहीं था। जो कुछ भी, ये सिर्फ एक उपनाम था। सु चेन। यिन्हे जिन ने चलना बंद कर दिया। पुकारा, हम। सु चेन ने जवाब दिया, आपको जल्दी से मजबूत होने की जरूरत है। यिन्हे जिन ने कहा, आपको भी। सु चेन को अपने शब्द नहीं मिल पा रहे थे। थोड़ा अजीब है, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद ये सहपाठियों के बीच एक साधारण सी शुभकामना थी। सही, मुझे भी तेजी से मजबूत होने की जरूरत है। आइए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। यिन्हे जिन के प्यारे चेहरे पर एक असामान्य मुस्कान दिखाई दी। तब उसने मुट्ठी हवा में लहराते हुए इशारा किया। सु चेन को पीछे छोड़ते हुए तेजी से कदम बढ़ाया और सबसे पहले कक्षा में प्रवेश किया। वह अपने पीछे बस एक हल्की सी खुशबू छोड़ गई। सु चेन उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखती रही। एक पल के लिए वह चौंक गई, फिर वह भी कक्षा में दाखिल हुआ। कक्षा के अंदर अन्य छात्र अभी तक वापस नहीं लौटे थे। सु चेन और यिन्हे जिन, वे दोनों फिर से एक साथ बैठ गए। कमरे में केवल वे दोनों ही थे, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। आधे घंटे बाद नांगोंग जुआन और बाकी सहपाठी भी धीरे धीरे वापस आने लगे। आज का विषय स्वर्ग तक पहुंचने वाला पैगोडा। क्या आप में से किसी को स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा के बारे में पहले कभी जानकारी मिली है? नांगोंग जुआन मंच पर खड़ी थीं और पाठ शुरू हुआ। आज का विषय वह स्वर्ग तक पहुंचने वाला पैगोडा था। प्रशिक्षक जी, हमने ऐसा नहीं किया है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। मैंने बड़े बुजुर्गों को इसके बारे में बात करते सुना है, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ ही। यह कभी नहीं सुना। इस प्रतिक्रिया का असर पूरी कक्षा पर दिखने लगा। कुछ ही छात्रों ने यह नाम सुना था और उन्हें इसके बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। सु चेन भी उत्सुक थी। स्वर्ग तक पहुंचने वाला वह पैगोडा वास्तव में क्या था? नहीं, इसका संबंध योद्धाओं और काल कोठरियों से होना ही था। आइए कोठरी के स्तरों की समीक्षा करें। जिन श्रेणियों के बारे में हम जानते हैं वे हैं कांस्य, रजत, स्वर्ण, हीरा और पौराणिक। ये पूरी सूची नहीं है। हम केवल इन्हीं श्रेणियों को जानते हैं क्योंकि मानवता ने केवल इतनी ही श्रेणियों को अनलॉक किया है। क्या आपको पता है कि गंजन के संसाधन कहां से आते हैं? यही आज का मुख्य मुद्दा है। काल कोठरी के संसाधन स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा से उत्पन्न होते हैं। नांगोंग जुआन ने गंभीरता से बात की। जब वह व्याख्यान दे रही थी, उसने स्मार्ट ब्लैकबोर्ड पर नोट्स और निशान बनाए, याद रखने में सहायता के लिए। 1000 साल पहले मानवता तेजी से प्रगति कर रही थी। फिर एक दिन एक विपत्ति आ पड़ी। राक्षसों ने आक्रमण किया, जिससे मानवता विलुप्ति के कगार पर आ गई। उसी क्षण स्वर्ग तक पहुंचने वाला शिवालय प्रकट हुआ, जिसने मूलभूत साधना ज्ञान प्रदान किया, जिसने दुनिया के दृष्टिकोण को नया रूप दिया और वर्तमान पृष्ठभूमि का निर्माण किया। यह सब स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा से शुरू हुआ। प्रतिभाशाली लोगों ने पैगोडा को चुनौती दी। उसे पार करने पर उन्हें काल कोठरी प्राप्त हुई। एक सहस्राब्दी बीत चुकी है। मानवता अब अनगिनत काल कोठरी संसाधनों पर नियंत्रण रखती है। फिर भी सर्वोच्च श्रेणी पौराणिक काल कोठरी ही बनी हुई है। इससे उच्च श्रेणी की काल कोठरी अभी भी अप्राप्य है, क्योंकि पैगोडा को और आगे नहीं खोला जा सकता। स्वर्ग तक पहुंचने वाला यह पैगोडा
हर 30 साल में एक बार प्रकट होता है। इस साल यह वही पैगोडा है। यह 1 महीने तक रहेगा, जिससे दुनिया को इसे चुनौती देने के लिए केवल 1 महीना मिलेगा। जब नांगोंग जुआन इस बिंदु पर पहुंची, उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई, क्योंकि यह एक और ऐसा मोड़ था जो मानवता के अगले 3 दशकों का फैसला करेगा। क्या ग्रेट सिया और आगे बढ़ पाएगा? स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा पर निर्भर था, या अधिक सटीक रूप से कहे तो इसके विलक्षण प्रतिभावान लोगों द्वारा इसे चुनौती देने पर। स्वर्ग तक पहुंचने वाला पैगोडा यह प्रतिबंधित है। केवल 22 वर्ष या उससे कम आयु के विलक्षण प्रतिभावान बच्चे ही प्रवेश कर सकते हैं। माह स्पष्ट रूप से यह पर्याप्त नहीं है। दुनिया भर में इतने सारे लोग प्रवेश पाने के लिए होड़ कर रहे हैं। तीनों महान साम्राज्यों के बीच कई युद्ध छिड़ गए। अंततः उन्होंने फैसला किया, प्रतिभाओं की लड़ाई से ही स्लॉट और संसाधनों का निर्धारण होगा। प्रशिक्षक, क्या हम स्वर्ग तक पहुंचने वाले इस पैगोडा को चुनौती दे सकते हैं? एक छात्र ने पूछा। इतने सारे वैश्विक राक्षसों के होते हुए क्या वे इसे साफ नहीं कर सकते थे? तब क्या क्योटो विश्वविद्यालय के विलक्षण प्रतिभावान छात्र, क्या आप इस पैगोडा को चुनौती देंगे? वे कर सकते हैं, लेकिन सीटें सीमित हैं। केवल सबसे शक्तिशाली राक्षस ही योग्य होते हैं। इसीलिए विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई का आयोजन होता है। ये हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन विलक्षण प्रतिभाओं की असली लड़ाई हर 3 दशक में केवल एक बार होती है। विश्व भर के एक प्रतिभाओं को 10 स्थान मिलते हैं। विश्व भर के प्रत्येक विश्वविद्यालय को 10 स्थान मिलते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। शीर्ष 5 विश्वविद्यालय स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा पर चढ़ने का अधिकार अर्जित करते हैं। नांगोंग जुआन मुस्कुराया। प्रतिभावान लोग पैगोडा को चुनौती दे सकते हैं, हां, तथापि वे बिल्कुल राक्षस ही रहे होंगे और उन्हें अभी भी कड़ी प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करनी थी। स्पष्ट रूप से उनकी कक्षा में केवल सु चैन और यिनहे जिन ही उत्तीर्ण हुई, तो फिर इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये यिनहे जिन और सु चैन का मामला है। यिनहे जिन और सु चैन योग्य है ना? प्रशिक्षक जी, पैगोडा का कितना हिस्सा साफ कर दिया गया है? नांगोंग जुआन की बातें सुनकर कक्षा में तुरंत ही उत्साह का माहौल छा गया। शीर्ष श्रेणी के राक्षस प्रतिभावानों की लड़ाई में शामिल हो सकते थे, लेकिन भागीदारी भी स्थान की गारंटी नहीं देती थी, इसलिए यह उनके लिए अप्रासंगिक था। स्वर्ग तक पहुंचने वाले इस पैगोडा में 9 मंजिलें हैं और वर्तमान में हमने 6ठी मंजिल पार कर ली है। 7वीं अभी भी अवरुद्ध है। 6ठी मंजिल पर 2 शताब्दी पहले विजय प्राप्त कर ली गई थी। 7वीं मंजिल कभी हारी नहीं। यदि हम कभी 7वीं मंजिल पार कर लेते हैं तो वैश्विक योद्धाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, नांगोंग जुआन ने समझाया। पैगोडा की शुरुआती मंजिलें ये अपेक्षाकृत आसान थे। प्रत्येक अगली मंजिल पिछली मंजिल से अधिक कठिन होती गई। 6ठी मंजिल 200 साल पहले इसकी सफाई कर दी गई थी, फिर भी 7वीं मंजिल शांत रही। प्रयास लगातार विफल होते रहे। ठीक है, क्लास यही समाप्त होती है। स्कूल ने सु चैन को प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतियोगिता में स्थान दिया है। बर्खास्त। यिनहे जिन, पीछे रहो। नांगोंग जुआन ने कक्षा समाप्त कर दी और सु चैन के स्थान की घोषणा की। किसी को नहीं पता था कि यिनहे जिन को रुकने के लिए क्यों कहा गया था। अलविदा प्रशिक्षक, अलविदा प्रशिक्षक। सु चैन बाकी लोगों के साथ चली गई और वो अपनी कार की ओर चल पड़ा। मैं पहुंचते हुए लुओ शिंगर पहले से ही इंतजार कर रही थी। लुओ शिंगर के अलावा लुओ बिंकिंग भी वहां मौजूद थी। जिंगर, बहन, वह अभिवादन करते हुए पास आया। लिटिल चैन, बैटल ऑफ प्रोडिजीज में आपकी जगह पक्की है ना? लुओ बिंकिंग ने पूछा। हाँ, क्या बात है बहन? सु चैन ने सिर हिलाया। मुझे भी शुरू में एक स्लॉट दिया गया था, लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया, लुओ बिंकिंग ने कहा। यह सुनकर सु चैन दंग रह गया। उस पल में वह सचमुच समझ नहीं पाया। क्यों? सु चैन ने सहज भाव से पूछा। अध्याय 62। लुओ जिंगर,
भाई 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 रुको, मुझे भी कुछ लाते मारने दो। शुरू में मेरे पास भी एक जगह थी, मैंने इसे ठुकरा दिया, लो बिंकिंग ने कहा। लो बिंकिंग की बातें सुनकर सू चेन चौंक गया। इस समय उन्हें सचमुच समझ नहीं आया। क्यों? सू चेन ने अवचेतन रूप से पूछा। जब मैं आउटर डोमेन युद्ध क्षेत्र में था, मुझे चोट लगी है, इससे मेरे प्रदर्शन पर असर पड़ता है, लो बिंकिंग ने शांति से कहा। तथापि उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। यह स्पष्ट रूप से किसी शत्रु के प्रति घृणा थी। बहन, समय आने पर मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा, सू चेन ने कहा। लुओ बिंकिंग को चोट पहुंचाने में सक्षम होने के लिए, लेकिन उसे मार ना पाने का मतलब था कि प्रतिद्वंदी भी उसी के समान शक्ति वाला था। ऐसे में मामला सीधा साधा था। जब वो बाद में आउटर डोमेन युद्ध क्षेत्र में गया, वो उस मामले को सुलझाने में उसकी मदद करेगा। अच्छा, प्रतिभाशाली प्रतिभाओं की लड़ाई खत्म होने के बाद हम बाहरी क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जाएंगे। जब मैं आउटर डोमेन बैटलफील्ड में प्रशिक्षण ले रहा था, मुझे एक छिपा हुआ खंडहर मिला, लुओ बिंकिंग ने कहा। अगला, जब वे तीनों जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कोई उनकी ओर बढ़ा। वो युवक लंबा और सुंदर था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। बिंकिंग। वो युवक उन तीनों से थोड़ी दूरी आगे आकर रुका। उसने उसका अभिवादन करने के लिए बात की। उसकी निगाहों में एक तीव्र गर्मी थी। जब उसकी नजर लुओ शिंजर पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर लालच का भाव आया। हालांकि वो बड़ी चतुराई से छिपा हुआ था और पल भर में गायब हो गया। लेकिन जब उसकी नजर सू चेन पर पड़ी, तो उसमें शत्रुता का भाव झलक रहा था। हाँ, शत्रुता। वो मौजूद तो था, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि उन्हें लगा कि सू चेन उनके प्रतिद्वंदी बनने के योग्य नहीं है। चेन किंग है, कोई बात है क्या? लुओ बिंकिंग ने भौहें चढ़ाई, लेकिन शिष्टाचारवश उसने फिर भी जवाब दिया। वो जानती थी कि चेन बेक्सवान उसका पीछा करना चाहता है, तथापि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो हमेशा अनजान होने का नाटक करती थी। वास्तव में उसके मन में कुछ दृढ़ता थी। चेन किंग हे क्योटो विश्वविद्यालय की छात्रा नहीं थी, बल्कि जियांगहान विश्वविद्यालय की विलक्षण प्रतिभा थी। यह चेन बेक्सवान कुछ दिनों में क्योटो विश्वविद्यालय आती थी ताकि संयोगवश मुलाकातें कर सके। जियांगहान विश्वविद्यालय और क्योटो विश्वविद्यालय, हम दोनों क्योटो में थे। वे 20 ली से भी कम दूरी पर थे। उसके सामने चेन किंगहे में हमेशा श्रेष्ठता का वह घमंडी भाव रहता था, क्योंकि वह जियांगहान विश्वविद्यालय का नंबर 1 विलक्षण छात्र था। चेन परिवार क्योटो के 10 सबसे धनी महान कुलों में से एक था। वह वाकई श्रेष्ठ था, लेकिन वह उसे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बिंकिंग, आज आप खाली हैं, है ना? इतना ही संयोग से जब मैं यहां आया तो मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया। मैंने सुना है कि वहां के व्यंजन अच्छे हैं, क्यों ना हम साथ में उन्हें चखने चले? चेन किंगहे अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था। वह मुद्रा, यह वाकई कुछ अलग ही था। जब वह बोल रहा था, स्ट्रॉन्ग सू चेन और स्ट्रॉन्ग लुओ शिंगर को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। बहन, वह कौन है? मुझे लगता है उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने ही आमंत्रित कर रहा हूं। इस पल लुओ शिंगर ने अपनी बात रखी। वह गुस्से में थी। उसके साथ हवा जैसा व्यवहार किया जा रहा था, और उसने गौर किया कि उस युवक की निगाहें उसकी ओर बहुत ही भयावह थी। एक ऐसी वस्तु जिसने इंसानी लिबास पहना हुआ है। वह सचमुच पिटाई का पात्र लग रहा था। उसने तुरंत सू चेन को इसमें शामिल कर लिया और उसे ढाल बना दिया। उनकी राय में, भाई, आपको अभी तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। आपको किंगहे साहब करे। तथापि भले ही यह सिर्फ एक ढाल की तरह काम कर रहा था, फिर भी उसका दिल अनजाने में धड़कने लगा। क्या बिंकिंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना? भले ही आप ढाल की तलाश में हो, तुम्हें कोई ठीक ठाक चीज ढूंढनी चाहिए। यह किस तरह का कचरा है? तरफ के लिए
चैन किंगहे भी अचानक स्तब्ध रह गई। क्या क्या लुओ पिंकिंग का कोई बॉयफ्रेंड है? यह किस तरह का मजाक है? वह कैसे संभव है? जिस लड़की को वह पसंद करता था उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता था? एक पल के लिए उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया, मानो उसे बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा हो। लुओ बिंकिंग को देखते ही उसने उसे अपनी निजी संपत्ति मान लिया था। तुरंत बाद उन्हें भी इसका एहसास हो गया। यह कोई आम प्रेमी नहीं था, अधिक से अधिक वो एक ढाल था। तुरंत चैन किंगहे जोर से हंस पड़ी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से सू चैन का अपमान हुआ। उनके विचार में, आपको लुओ बिंकिंग की नजरों के सामने आने की अनुमति किसने दी? यदि आप किसी और इरादे रखने की हिम्मत करते हैं, मैं तुम्हें मिनटों में इस दुनिया से गायब कर दूंगा। कितना घटिया इंसान है। ओह, कुत्ते जैसी दिखने वाली यह चीज मेरे सामने बदतमीजी करने की हिम्मत करती है। यह किसका कुत्ता है जो बिना पट्टे के घूम रहा है? अगर कोई इस पर दावा नहीं करता है तो मुझे खुद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। सू चैन को शुरू में ज्यादा आपत्ति नहीं थी, लेकिन यह कुत्ते जैसी चीज, दरअसल किया यह कमीना, क्या वो सिर्फ मुसीबत मोल नहीं ले रहा है? ये ढोंगी और घमंडी इंसान चैन भाइयों से भी ज्यादा घिनौना है। अपनी सजा पूरी करने के बाद उसका शरीर विचित्र ढंग से मुड़ गया। पल भर में ही उसकी आकृति गायब हो गई, और जब वो दोबारा प्रकट हुआ तो वो पहले से ही चैन किंगहे के सामने था, और उसने चैन किंगहे के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। चैन किंगहे के चेहरे के भाव भी बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सू चैन उन्हें अपमानित करने की हिम्मत करेगा। इससे भी बढ़कर उसने सू चैन से हमले की हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी, जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या सू चैन की गति इतनी तेज थी? जब तक वो प्रतिक्रिया कर पाता तब तक एक मुक्का उसके चेहरे पर पड़ चुका था। बैंग स्प्लैट, उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा लगा। चैन किंगहे को अपना सिर चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। एक ही समय पर कई दांत भी उड़कर दूर जा गिरे। बैंग बैंग बैंग, मुक्कों की लगातार बौछार हो रही थी। चैन किंगहे में प्रतिरोध करने की जरा भी शक्ति नहीं थी। वह इतना बुरी तरह पिट गया था कि अपनी युद्ध शक्ति और कौशल का प्रयोग करना भी भूल गया। इसके अलावा उसने पाया कि उसकी शक्तिशाली युद्ध शक्ति और कौशल, ऐसा लग रहा था मानो इस समय वह जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। अभी वह बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह था, जिसमें कोई प्रतिभा या ताकत नहीं थी। भाई भाई भाई, रुकना, मुझे भी कुछ लाते मारने दो। बगल से लुओ शिंजर की उत्साहित आवाज गूंज उठी। तुरंत बाद एक खूबसूरत आकृति को बिना किसी नियम या कारण के तेजी से आते, मुक्के और लात मारते हुए देखा जा सकता था। ठीक वैसे ही जैसे गली में लड़ाई करने वाली कोई झगड़ालू औरत करती है। पराजित चैन किंगहे, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी मर जाना चाहता हो। धिक्कार है, वह ऐसी स्थिति में कब पहुंचा था? ये बेहद घृणित है। आप क्या कर रहे हो? एक अज्ञात समय के बाद एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सू चैन और लुओ जिंजर इसी वजह से रुक गया। वे तेजी से पीछे हट गए और चैन किंगहे से कुछ दूरी बना ली। प्रशिक्षक, सू चैन ने देखा कि यह नांगोंग जुआन था। उसने जल्दी से आवाज लगाई। फिर वो एक सभ्य बच्चे की तरह नांगोंग जुआन के बगल में खड़ा हो गया। वो क्या चीज है? नांगोंग जुआन ने पास ही में देखा। उसने देखा वो चीज कपड़े पहने हुए थी और देखने में इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन वो पहचान से परे था। उसका चेहरा सुअर के सिर जैसा दिखता था। क्या ये चीज, क्या इंसान भी? पफ, अध्यापक नांगोंग, मैं जियांगहान विश्वविद्यालय से चैन किंगहे हूं। ये इस तरह हुआ, मैं और जिंगर लिटिल चैन के क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। किसी वजह से दूसरे स्कूल का एक छात्र हमारे स्कूल में घुस आया और लिटिल चैन का अपमान करने लगा, और फिर बात यहां तक पहुंच गई। लो बिंगक्विंग ने बात की, ईमानदार रहना। वो सचमुच अपने आप को रोक रही थी। वह हंसना चाहती थी, लेकिन उसे इसे सहन करना पड़ा। चैन किंगहे, ये एक व्यक्ति है। मुझे अब याद आया, जियांगहान विश्वविद्यालय में चैन किंगहे नाम का एक विलक्षण प्रतिभावान छात्र था। उसका ये हाल कैसे हो गया? ये सुनकर नांगोंग जुआन पूरी तरह से अवाक रह गई।
ये सु चैन नाम का व्यक्ति हमेशा क्यों लड़ता रहता था? पिछली बार उसने चैन शियाओ भाइयों की पिटाई की थी। अब उसने जियांगहान विश्वविद्यालय के नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्र चैन किंगहे की पिटाई कर दी। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो। चैन शियाओ फेंग और चैन किंगहे तीनों का उपनाम चैन है और इन सभी की पिटाई सु चैन ने की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सु परिवार और चैन परिवार के बीच कई पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही हो? अध्याय 63। बस बहुत हो गया। स्कूल में 1 महीना 3 झगड़े। धत तेरी की, मुझ पर घात लगाकर हमला कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चैन किंगहे को लगातार कई गंभीर हमलों का सामना करना पड़ा। उसके स्वाभिमान को और भी अधिक ठेस पहुंची। अभी उसे महसूस हो रहा था कि कई निगाहें उस पर टिकी हुई हैं और हर निगाह में मनोरंजन का भाव झलक रहा था। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष करते हुए उसने सु चैन को ढूंढना शुरू किया। मुख्य कारण यह था कि उसका चेहरा बहुत सूजा हुआ था। उसकी पलकें नहीं उठ रही थी। भीड़ को ध्यान से देखने के बाद आखिरकार उसे सु चैन नजर आ गई। माफ कीजिए विद्यार्थी, तुम क्या कर रहे हो? नांगोंग जुआन ने बात की। उसने उसे तीखी फटकार लगाई। किसी की हिम्मत कैसे हुई उसके छात्र को उसके सामने ही धमकाने की? अलावा ये क्योटो विश्वविद्यालय था। जियांगहान विश्वविद्यालय का एक छात्र यहां उपद्रव मचाने आया है। ये एक तरह से क्योटो विश्वविद्यालय के मुंह पर तमाचा था। उसने मुझे पहले मारा। मेरी तरफ देखो, देखो उसने क्या किया। चैन किंगहे गुस्से से मानो फट रही थी। उसके सामने बैठी महिला एक शिक्षिका थी। वह एक बाहरी व्यक्ति था जो क्योटो विश्वविद्यालय आया था और उसे हार का सामना करना पड़ा था। उसके पास नैतिकता का कोई आधार नहीं था। एक जियांगहान छात्र क्योटो में चुपके से घुसकर एक नए छात्र को परेशान करना कितना ज्ञानवर्धक है। मुझे आपका इलाज करने दीजिए। अपने कैंपस में वापस जाओ और आत्मसमीक्षा लिखो, अन्यथा ये घटना आपके लिए और भी बदतर हो जाएगी। नांगोंग जुआन ने ठंडे स्वर में कहा। जब वह बोल रही थी उसने अपने पतले हाथ को झटका दिया। एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई, मानो वह सब कुछ पुनर्जीवित कर सकती हो। जब वह सत्ता चैन किंगहे पर स्थापित हुई उसकी चोटें ठीक होने लगी, तथापि उसका चेहरा सूजा हुआ ही रहा और कई गायब दांत दोबारा नहीं उगे। कुल मिलाकर वह खतरे से बाहर था। जिसकी आंखें हों, मुझे साफ पता चल गया था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। स्प्रिंग रिन्यूअल नामक एसएसएस रैंक की प्रतिभा से लैस लेवल 99 का विशेषक आपको बिना पढ़ते खा किसी परेशानी के मौत के मुंह से वापस ला सकता है। फिर भी वह उसे केवल आधा ही ठीक कर पाई थी। स्पष्टता जानबूझकर किया गया। बस आप इंतजार कीजिए। चैन किंगहे को बेहद घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह जियांगहान विश्वविद्यालय से इतनी दूर चलकर आया था, केवल मार खाने और अपमानित होने के लिए। आखिर वो किससे शिकायत करता? इस समय वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि रुकने से मजाक और बढ़ जाएगा, इसलिए वह जल्दी से निकल गया। उस बच्चे को मारने की योजना बना रहा था जिसने उसे शर्मिंदा किया था। बिल्कुल वह विदाई की धमकी देने से खुद को रोक नहीं सका। डरपोक, अगर हिम्मत है तो भागना मत। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा मैं तुम्हें हर बार हराऊंगा। सु चैन ने पलटकर जवाब दिया। पेंच कसना, बातें करना आसान था, पहले से ही काफी। स्कूल में 1 महीना 3 झगड़े। नांगोंग जुआन ने सु चैन को घूर कर देखा। ये आदमी, ये किस तरह का मुसीबत को आकर्षित करने वाला संविधान था? क्योटो विश्वविद्यालय में 1 महीना और 3 झगड़े, अविश्वसनीय। प्रशिक्षक, तो फिर हम चलते हैं। सु चैन पलटकर जवाब नहीं देना चाहता था। उसने जल्दी से अलविदा कहा। हैं, फिर मिलते हैं। सु चैन ने हाथ हिलाया। फिर वे विला नंबर 9 में दाखिल हुए। गेट के बाहर लुओ बिंकिंग अपने हाथों में रखे 3 फलों को घूर रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर हैरानी के भाव साफ झलक रहे थे, क्योंकि वो पहले ही उनकी जानकारी देख चुकी थी। तुम्हारे पास भी कुछ है ना? उसने पूछा। सार्वभौमिक फलों को दूर रखना। और लुओ शिंजर की ओर मुड़ते हुए उसे यकीन था उसकी छोटी बहन के पास वे चीजें पहले से ही थीं। अन्यथा जिंगर ने जरूर आवाज उठाई होती। हम
बड़े भाई ने मुझे ये आज सुबह दिए। लुओ शिंजर ने सिर हिलाया। सभी आज्ञाकारी मधुरता। वापस घर। सू चैन ने अपने दादा दादी को प्रणाम किया और ऊपर चला गया। उसने स्नान किया और कपड़े बदले, और जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, उसने अपने युआन क्षेत्र से एक भालानुमा दाव फल निकाला। स्पीयर दाव फल दिखने में एक सार्वभौमिक फल जैसा था, लेकिन यह केवल भाला प्रकार की श्रेणियों और भाला तकनीक की प्रतिभा को ही बढ़ा सकता था। यह सर्वव्यापी फल किसी भी कक्षा का स्तर बढ़ा सकता है। चौंप चौंप, एक फल जो लड़की की मुट्ठी के आकार का है, 3 ही बार में खत्म हो गया। इसका स्वाद मीठा था, जीभ पर लगते ही वो पिघल गया। उसके शरीर में एक गर्म धारा दौड़ गई, मानो वो किसी गर्म झरने में नहा रहा हो। उसकी असाधारण प्रतिभा अवर्णनीय रूप से गहरी हो गई। अगला, सुचैन पालथी मारकर भाले के आकार के दाव फल को परिष्कृत करने के लिए बैठ गया। मिनट दर मिनट बीतता गया, जब तक फल की ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित न हो जाए। उसने अपना वर्चुअल एचयूडी खोला और देखा, यकीन से वर्ल्ड एंडिंग स्पीयर टेक्निक में 30% की वृद्धि हुई थी। ये अब टियर 7 30% पर है। उसने फैसला किया, प्रतिभाओं की लड़ाई से पहले वह अपनी भाला तकनीक को 8वें स्तर तक पहुंचा देगा। उसके पास वैसे भी 99 भाला दाव फल, 20 मिलियन से अधिक सार्वभौमिक फल और 99 सर्व उद्देश्य अमर फल थे। यदि फल उसकी भाला चलाने की तकनीक को बढ़ा सकता है, तो एट्रीब्यूट पॉइंट्स को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दिन में एक, सू चैन ने अपनी आंखें खोली और बुदबुदाया, क्योटो, नान हुआ एस्टेट, 10 सबसे कुलीन कुलों में से एक, चैन परिवार का गढ़ था। केवल मुख्य सदस्य और कुल के चुने हुए प्रतिभाशाली लोग यही रहते थे। क्या हुआ? संपत्ति के अंदर कई अलग अलग विलाओं के बीच विला नंबर 3 में अपने बेटे को देखकर चैन तियानहुआ ने भौहें चढ़ा ली। जब बात उसके बेटे की आई, उन्होंने केवल प्रशंसा ही की। ईश्वर प्रदत्ता प्रतिभावान व्यक्ति, एक अद्वितीय राक्षस, 10 महान कुलों में भी शीर्ष स्थान पर, जियांगहान विश्वविद्यालय के नंबर 1 प्रतिभाशाली के रूप में प्रशंसित, एक एसएसएस रैंक का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति जो आगे चलकर एक महाविशेषज्ञ बनेगा, और चैन परिवार का भावी स्तंभ। पैतृक भवन को गिराने के अलावा कबीले ने उसे अपनी इच्छानुसार सब कुछ करने की छूट दी, उन्हें अगले मुखिया के रूप में तैयार करना। और चैन किंगहे ने निराश नहीं किया था। उनके पिता को कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर भी आज उसने अपने उत्तराधिकारी का चेहरा बुरी तरह पिटा हुआ देखा। के भाभी मुखिया पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? यह तो केवल एक महाविशेषज्ञ ही कर सकता था। उनके साथियों में कोई भी उनके करीब नहीं आया। पापा, किसी मामूली आदमी ने मुझे हरा दिया। यह एक घात लगाकर हमला था। हाँ, एक घात लगाकर हमला। अपने पिता के प्रश्न पर चैन किंगहे हकलाते हुए बोली। शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। यह स्वीकार करना कि किसी मामूली व्यक्ति ने उसे बुरी तरह पीटा था, इस अभिमानी राक्षस को एक मुक्के की थैली में बदल दिया गया था। उसे हर कुलीन प्रतिभा के लिए हंसी का पात्र बना देगा। इसलिए उसने जल्दी से बहाना बनाने की कोशिश की। उस पर घात लगाकर हमला किया गया था। नरक, केवल एक मूर्ख ही इस बात पर विश्वास करेगा। एक कुख्यात राक्षस जिसकी ताकत बेमिसाल थी, को एक गुमनाम बच्चे ने मार गिराया। भले ही यह घात लगाकर किया गया हमला होता, इससे केवल उनकी अपनी अक्षमता ही साबित हुई। इस दुनिया में लड़ाई से पहले कौन 1 2 3 गिनता है भला? हा हा हा, हा हा हा। शाबाश, एक मामूली आदमी से हार गए। क्या तुम्हें यह बात खुलकर कहने में शर्म नहीं आती? क्या ये घात लगाकर हमला था? इस तरह की बातें करना आपकी मानसिकता की कमजोरी को दर्शाता है। सीधे खड़े हो जाओ और मुझे सच बताओ, आखिर हुआ क्या? चैन तियानहुआ ने अपने बेटे की ओर एक नजर डाली। खुद पर काबू न रख पाने के बावजूद हंस रहा था। हाँ, इस बार उनके अपने बेटे के व्यवहार ने उन्हें आधा आनंदित और आधा क्रोधित कर दिया था। क्या वो बच्चा सच नहीं बोल सकता था? ऐसी बकवास बातें करना हर मार्शल आर्टिस्ट को कलंकित किया। फिर भी क्रोध को एक तरफ रखते हुए जिस बात ने उन्हें और भी अधिक क्रोधित किया, वो ये थी
कि किसी ने चैन परिवार के उत्तराधिकारी पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। क्या ये पूरे चैन परिवार के लिए एक चुनौती थी? क्या उन्होंने परिवार को मूर्ख समझा था? अध्याय 64। चैन परिवार के लिए मुझे नए सिरे से शुरुआत करने में कोई आपत्ति नहीं है। चैन किंगहे को समझ आ गया था कि अब इसे छुपाना संभव नहीं है और उसे सच बताना ही पड़ेगा। वो मूर्ख नहीं था। चैन परिवार के संपर्कों और प्रभाव के साथ सच्चाई की खोज करना ये तो बच्चों का खेल था। अगले कदम पर उन्होंने दिन भर की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया। जाहिर है उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बताने की हिम्मत नहीं की। बताने के लिए कुछ था ही नहीं। क्योटो विश्वविद्यालय में कदम रखते ही उन्होंने मुश्किल से 2 वाक्य ही बोले थे कि पिटाई शुरू हो गई। ये उन चीजों में से एक थी जो उन्हें सबसे ज्यादा क्रोधित करती थी। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था, फिर भी उसकी पिटाई हुई। उसने सिर्फ 2 वाक्य कहे थे और फिर हार गया। उसके बाद वो चुप रहा, हार मान चुका था। और इस पूरे समय जिस लड़की को वो पसंद करता था वो सब देखती रही और एक किशोरी ने भी मुक्कों और लातों से उसका साथ देना शुरू कर दिया। उसके जैसे अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अंत इस तरह होगा। ये एक ऐसा दाग होगा जिसे वह जीवन भर ढोता रहेगा। इससे भी बुरी बात यह है कि अंत में क्योटो विश्वविद्यालय के प्रशिक्षक, जो स्पष्ट रूप से चिकित्सा कला के उस्ताद थे, जानबूझकर काम को आधा अधूरा छोड़ दिया, जिससे उसका सिर सूजा हुआ सुअर जैसा हो गया। लो त्यानजियान की पोती, क्या आपने लड़के का नाम सुना? चेन तियानहुआ ने अपने बेटे की रिपोर्ट सुनी। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। शायद वे उसमें पैर रख चुके थे। उसे लुओ त्यानशियांग से डर नहीं था, बल्कि उसके पीछे मौजूद दूसरे व्यक्ति से डर था। चैन परिवार उसे नाराज करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। मुझे लगता है कि लुओ बिंकिंग उसे लिटिल चैन कहकर बुलाती थी और उसने लुओ बिंकिंग को बहन कहकर पुकारा। चैन किंगहे ने खूब दिमाग लगाया, लेकिन मुझे बस इतना ही याद था। दृश्य बहुत संक्षिप्त था, या यूं कहे क्योटो विश्वविद्यालय में बिताए उनके समय का 2/3 हिस्सा मार खाने में ही बीता था। तुम थोड़ा घर पर रहे और मुसीबत से दूर रहे। वहां लोग हैं। चैन परिवार भी सीमा पार करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसका अंत तुम्हारे साथ ही होगा। चैन तियानहुआ कुछ पल सोच में डूबी रही। फिर उसने अपने बेटे को कड़ी चेतावनी दी। उसे पहले ही कुछ झलक मिल चुकी थी, कुछ भयावह। अभी वो अब भी सदमे में था। पापा, अपने पिता की बातें सुनकर चैन किंगहे में अचंभित महसूस कर रहा था। मौलिक रूप से उसने परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल करके उस लड़के को गायब करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पिता का वर्तमान व्यवहार, वो डर गया। मैंने जो कहा था उसे याद रखना, जाने देना, अन्यथा चैन परिवार के लिए मुझे एक नए उत्तराधिकारी के साथ फिर से शुरुआत करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चैन तियानहुआ की आंखें तेज थी। इस बार यह एक चेतावनी थी और एक धमकी। मामला यही समाप्त होता है। अगर कुछ भी हुआ तो वो परिवार की खातिर चैन किंगहे की बलि दे देगा। अगली सुबह में हमेशा की तरह लो शिंगर ने उसे ऊपर उठाया, नहलाया और कपड़े पहनाए। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और नाश्ते के बाद लो शिंगर के साथ स्कूल जा रहे थे। बोले, सुचेन, यिनहे जिन, तुम दोनों मेरे साथ बहुउद्देशीय कक्ष में चलो। बाकी लोग वर्चुअल वर्ल्ड को रिपोर्ट करें। उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतियोगिता देखने के लिए 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है। बाकी छात्र कक्षा में ही रहेंगे। नांगबोंग ज़्वान कक्षा में दाखिल हुई और घोषणा की। उसके साथ वो अपनी मर्जी से चली गई। सुचेन और यिनहे जिन पीछे पीछे चले। अन्य छात्र आज्ञाकारी ढंग से आभासी दुनिया की ओर चल पड़े। फिर भी ये सुनकर कि उन्हें बैटल ऑफ प्रोडिजीज देखने के लिए 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है, उनमें से हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रतिभावानों की वैश्विक प्रतियोगिता, 2 घोर राक्षसों का टकराव। आप कह सकते थे सबसे शानदार लड़ाइयां एसएसएस रैंक की होंगी। अनेक वे पहले ही 100 के स्तर के करीब पहुंच रहे थे। इस तरह की लड़ाइयां देखना, इससे उनकी स्वयं की साधना में बहुत मदद मिलेगी। 3 मिनट बाद वे बहुउद्देशीय कक्ष में पहुंच गए। अंदर पहले से ही लोग इकट्ठा थे। 8 प्रशिक्षक, 8 छात्र,
साथ ही प्रधानाचार्य और डीन भी। ठीक है, सब लोग यहाँ है। निर्णयानुसार आप 10 छात्र टोंगटियन पर्वत श्रृंखला में 30 वर्षों में एक बार होने वाली वार्षिक प्रतिभा प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योटो विश्वविद्यालय के सम्मान और ग्रेट शिया के भविष्य के लिए लड़े। सू चेन और यिनही जिन के बैठ जाने के बाद प्रधानाचार्य ने बोलना शुरू किया। यह छोटी सी बैठक, यह पूरी तरह से विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई के बारे में था। यह हर साल होता था, लेकिन हर 30 साल में केवल एक बार ही स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा में प्रवेश और उसके संसाधनों की रैंकिंग का निर्णय होता था। यहां तक कि जो लोग पैगोडा में प्रवेश करने में असफल रहे, उन्हें भी स्कूल में जितनी ऊंची रैंक आएगी, उतने ही अधिक संसाधन उसे अपने स्कूल के लिए मिलेंगे। आपकी प्रतिभा और ताकत निस्संदेह है, लेकिन वास्तविक युद्ध में आपको संयमित रहते हुए भी बिना किसी रोक टोक के लड़ना होगा। कल आप टोंगटियन पर्वत श्रृंखला के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आज हम यहां आपके विरोधियों के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देने के लिए एकत्रित हुए हैं। खुद को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। प्रधानाचार्य ने बोलना जारी रखा। जब उसने काम समाप्त कर लिया, उसने अपने बगल में बैठे डीन की ओर देखा। डीन ने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को सक्रिय किया। उस पर दिखाई दिया विद्यालयों के नाम और उनके अद्वितीय प्रतिभाशाली छात्रों की प्रोफाइल। हालांकि टीमों की सटीक सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। वे पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते थे लगभग निश्चितता के साथ प्रत्येक स्कूल किन प्रतिभाशाली छात्रों को मैदान में उतारेगा। कभी कभार कोई अप्रत्याशित घटना होना सामान्य बात थी। लिए क्योटो विश्वविद्यालय के यिनहे जिन और सू चेन अप्रत्याशित खिलाड़ी थे। हाल ही में सामने आने के कारण उनके बारे में कम ही लोग जानते थे, जिससे प्रतिद्वंद्वी अंधेरे में रह गए। अन्य अकादमियों के लिए भी यही बात सच थी। मिनट दर मिनट उन्होंने समीक्षा की। 1 घंटे से अधिक 200 से अधिक शीर्ष विद्यालयों और उनके प्रतिभाशाली छात्रों से संबंधित आंकड़े। ठीक है, इसमें स्कूल और विलक्षण प्रतिभा वाले छात्र दोनों शामिल हैं। आपने जो देखा है वह तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। हर किसी के पास गुप्त प्रमाण होते हैं। मैं इन फाइलों को गहन अध्ययन के लिए आपके योद्धा इंटरफेस को भेजूंगा। डीन ने स्क्रीन बंद कर दी और कहा, कोई प्रश्न? अगर कुछ भी अस्पष्ट हो, इसे अभी उठाओ, हम मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। प्रधानाचार्य ने बात की। उसकी निगाहें 10 छात्रों पर घूम रही थीं। ये पिछले 3 वर्षों में क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित सबसे मजबूत छात्र का प्रतिनिधित्व करता है। वे ही इसकी आशा थे। क्योटो विश्वविद्यालय की रैंकिंग कितनी ऊंची थी और उसे कितने संसाधन प्राप्त हुए, पूरी तरह से उन पर निर्भर था। प्रधानाचार्य, बैटल ऑफ प्रोडिजीज किस प्रारूप में आयोजित किया जाएगा? सू चेन ने पूछा। आभासी दुनिया या फिर वास्तविक दुनिया? क्या मृत्यु का कोई खतरा है? टीम मैच या फिर व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध? आप एक विशेष स्थान में प्रवेश करेंगे, इसलिए वास्तविक हताहतों की संख्या असंभव है। हमेशा की तरह स्कोर अंकों पर आधारित होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास 3 यादृच्छिक मुकाबले होते हैं। जीतने पर 1 अंक मिलता है, हारने पर 1 अंक कम होता है। यादृच्छिक मैच होते हैं। जीतने पर 10 अंक, हारने पर 5 अंक। प्रत्येक व्यक्ति एक चुनौती दे सकता है। जीतने पर 1 अंक मिलेगा, हारने पर 2 अंक कम होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। जीत के साथ 2 अंक, हार के साथ 1 अंक। प्रत्येक टीम एक चुनौती दे सकती है। जीतो 5 अंक जोड़ो, हारो 10 अंक घटाओ। प्रत्येक टीम को एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। जीत में 10 अंक जोड़े, हार में 5 अंक घटाए। सर्वोत्तम कुल अंक प्राप्त करने वाला प्रथम स्थान पर रहता है। अगर अंक बराबर हो तो कप्तान आपस में लड़ते हैं। विजेता हारने वाले से श्रेष्ठ होता है, प्रधानाचार्य ने विस्तार से बताया। जब वो बोल रहा था, डीन ने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर सब कुछ नोट कर लिया। वास्तव में नियम सरल थे। शक्ति ही सर्वोपरि थी। टीम मुकाबले, व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध, चुनौतियां जारी की गई। चुनौतियों को स्वीकार किया। ये कुछ चुनिंदा प्रारूप, सभी एक विशेष स्थान के भीतर, जहां मृत्यु का कोई वास्तविक खतरा नहीं है। प्रधानाचार्य,
पुरस्कारों के बारे में क्या? सू चैन ने पूछा। क्योंकि इसमें लड़ाई, जीत, हार और एक प्रतियोगिता शामिल थी। पुरस्कार तो होने ही थे। वे क्या कर रहे थे? अध्याय 65, स्वर्ग तक पहुंचने वाला पैगोडा, संसाधन आवंटन। सू चैन द्वारा पुरस्कारों का जिक्र सुनकर अन्य छात्रों ने भी जिज्ञासा भरी निगाहें दिखाईं। यह सही है। इसके क्या फायदे हैं? शीर्ष 10 विजेताओं को 50 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। शीर्ष 5 विजेताओं में से प्रत्येक को 100 मिलियन मिलेंगे। शीर्ष 3 विजेताओं को 200 मिलियन मिलेंगे। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत योगदान बहुत बड़ा है तो उसे विशेष उपकरण से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। यह छोटा सा जीव। उसकी नजरें सचमुच पैसों पर टिकी हैं। तथापि यह तो सामान्य बात थी। आखिर किस मार्शल आर्टिस्ट के पास संसाधनों की कमी नहीं होती? पुरस्कार ही प्रेरणा का स्रोत थे। प्रधानाचार्य, मैं स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा के बारे में पूछ रहा था। सू चैन के माथे पर काली लकीरें बनी हुई थी। प्रधानाचार्य, क्या आप पैसों के गड्ढों में फंस गए हैं? मैं स्वर्ग तक ले जाने वाले पैगोडा से मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में पूछ रहा था, ना कि व्यक्तिगत पुरस्कारों के बारे में। आपके लिए सब कुछ पैसे से ही क्यों जुड़ा है? हमने कड़ी मेहनत की है। क्या यह महान जिया के लिए नहीं है? क्या यह मानवता के लिए नहीं है? ओह, आप उसी के बारे में पूछ रहे थे। क्लिप। सभी स्कूलों द्वारा बैटल ऑफ प्रोडिजीज को लक्ष्य बनाने का कारण वास्तव में स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा के स्वर्ग तक पहुंचने वाले कालकोठरी इंस्टेंसेस से प्राप्त संसाधन है। छठी मंजिल और उससे नीचे के संसाधन पिछली बैटल ऑफ प्रोडिजीज के दौरान पहले ही बांटे जा चुके हैं। पेपे, बैटल ऑफ प्रोडिजीज / बेपे में शीर्ष 5 स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा को पार करने का प्रयास करने के लिए योग्य होते हैं। यदि वे सफल होते हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग कालकोठरी के संसाधनों का 1/3 हिस्सा प्राप्त हो सकता है। शेष 2/3 संसाधन स्कूल रैंकिंग के अनुसार वितरित किए जाते हैं। 210 साल बीत गए हैं और 7वीं मंजिल की सफाई अभी तक नहीं हुई है। प्रधानाचार्य ने सू चैन की बातें सुन ली। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये छोटा सा जीव, वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाया। इसलिए जिन पुरस्कारों की आप बात कर रहे थे उनका तात्पर्य स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा से था। बाद में उन्होंने स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा से संबंधित पुरस्कारों के बारे में बताया। सरल शब्दों में कहे तो यदि विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा को सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाते हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अन्य छात्रों ने प्रश्न पूछे। प्रधानाचार्य ने एक एक करके उन सभी के उत्तर दिए। 1 घंटे बाद बैठक समाप्त हुई। कल दोपहर को वे 10 लोग स्कूल में इकट्ठा होंगे और फिर एक एरोस्पेस यान से टोंगटियन पर्वत श्रृंखला के लिए रवाना होंगे। वह अकेले ही विला लौट आया क्योंकि लो शिंगर की अभी भी कक्षाएं थीं और आज उसकी केवल एक ही मीटिंग थी। उसे कक्षाओं में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह पहले घर चला गया। दादाजी, दादी, कल मैं स्कूल के साथ टोंगटियन पर्वत श्रृंखला में प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लेने जा रहा हूं। वह घर पहुंच गया। उसने अपने दादा दादी के साथ साथ लो तियानश्यांग और उसकी पत्नी को भी देखा। वे विला के मंडप में चाय का आनंद ले रहे थे, इसलिए वह उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि वह कल से शुरू होने वाले 2 दिनों के लिए घर से बाहर रहेंगे। प्रतिभाशाली प्रतिभाओं की लड़ाई, है ना? और 30 साल। ये सुनकर लो तियानश्यांग में तुरंत ऊर्जा का संचार हो गया। वह उत्साहित हो गया। अफसोस की बात है, 30 साल बीत जाने के बाद भी उस 7वीं मंजिल को पार करना असंभव है। अगर कोई सचमुच 7वीं मंजिल को पार कर लेता है तो यह मानवता के लिए एक असंभव उपलब्धि होगी, जिससे क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। क्योंकि वर्तमान मार्शल आर्टिस्ट पहले ही एक गतिरोध की स्थिति में पहुंच चुके हैं। केवल 7वीं मंजिल को पार करके ही मार्शल आर्टिस्टों के लिए मौजूद अड़चन दूर हो पाएगी। जब वो समय आएगा मार्शल आर्टिस्टों की समग्र शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन, एक मौलिक रूपांतरण होगा
उदाहरण के लिए छठी मंजिल पर केवल पौराणिक कालकोठरी के उदाहरण ही मौजूद है। पौराणिक कालकोठरी इंस्टेंस से प्राप्त उपकरण केवल किंग ग्रेड के होते हैं। तब मार्शल आर्टिस्टों के लिए किंग ग्रेड सर्वोच्च स्तर है। यदि 7वीं मंजिल खाली करा ली जाए, दिखाई देने वाले कालकोठरी के उदाहरण महाकाव्य स्तर के हो सकते हैं। उपकरण गिर गया। यह महाकाव्य स्तर का या पौराणिक श्रेणी का हो सकता है। क्या ये एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं है? यह तो बहुत ही विशाल है। कुछ अनुभव प्राप्त करना भी अच्छा है। अपनी पूरी कोशिश करो, दादाजी ने कहा। उनका लहजा शांत था। हालांकि क्योटो विश्वविद्यालय बहुत मजबूत था और सू चैन एक असाधारण प्रतिभा का धनी था, फिर भी क्योटो विश्वविद्यालय को शीर्ष 5 में पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होगा। अलावा भले ही वे शीर्ष 5 में जगह बना ले तो क्या हुआ? चूंकि 7वीं मंजिल को खाली नहीं कराया जा सका, इसलिए सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। समझा? सू चैन ने सिर हिलाया। स्वर्ग तक पहुंचने वाला पैगोडा, 7वीं मंजिल, क्या यह असल में सख्त है? सू चैन के मन में बहुत जिज्ञासा थी, क्योंकि उसने देखा कि स्वर्ग पहुंचने वाले पैगोडा की 7वीं मंजिल का जिक्र करने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर बेबसी का भाव होता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस 7वीं मंजिल को पार करना बेहद कठिन था। यहां तक कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों की संयुक्त शक्ति से भी यह संभव नहीं था। यह कितना मुश्किल था। एक पल के लिए उसकी लड़ने की भावना प्रज्वलित थी। वह उस स्वर्ग स्तरीय पैगोडा में जाकर देखना चाहता था। वह अपने कमरे में लौटा, नहाया और कपड़े बदले। फिर उसने युआन क्षेत्र से एक भालानुमा फल निकाला और उसे कुछ ही निवालों में खा लिया। परिष्कृत करे, परिष्कृत करे। आधे घंटे में ही उसने इस भालेनुमा दाव फल को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। विश्व समाप्ति भाला तकनीक का स्तर 30% से बढ़कर स्तर 60% हो गया है। कल स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा में जाने से पहले मैं 2 और को परिष्कृत करूंगा। सू चैन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। यह पहले से ही 60% पर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भाला दाव फल पर निर्भर था या नहीं, क्योंकि वह वैसे भी विश्व समाप्ति भाला तकनीक को अपग्रेड करने के लिए पूरी तरह से विशेषता अंकों पर निर्भर था। अगले दिन सू चैन देर तक सोता रहा। वे लोग दोपहर में ही स्कूल में इकट्ठे होने वाले थे, इसलिए इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लुओ शिंजर भी समझदार थी और उसे बिस्तर से घसीटकर बाहर निकालने नहीं आई। शायद उसे पता था कि वो विलक्षण प्रतिभाओं की प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, इसलिए उसने उसे थोड़ी देर और सोने दिया। 10 बजे सू चैन उठ खड़ी हुई। उसने हाथ मुंह धोए। वो तैयार वो मिया। वो अपने कमरे से बाहर निकला और नीचे गया। उसने देखा कि बैठक में न केवल उसके दादा दादी थे, बल्कि लुओ तियानशियांग और जू युनजी, साथ ही लुओ बिंगकिंग और लुओ शिंजर भी मौजूद थे। वे सभी यहां थे और स्कूल नहीं गए थे। क्या मैं समझदार हूं या नहीं? लुओ जिंगर ने सू चैन को नीचे आते देखा। उसने हाथ हिलाया। उसने तुरंत इनाम की मांग की। किसी को नहीं पता था कि वो कितनी मुश्किल से खुद को रोक रही थी। वह पूरे समय सू चैन को बाहर खींच लाना चाहती थी, लेकिन वह खुद को याद दिलाती रही कि उसका भाई आज प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लेने के लिए टोंगटियन पर्वत श्रृंखला में जा रहा है और उसे उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहिए। उसने पूरे 3 घंटे तक सहन किया था। वह कहना चाहती थी, क्या आपको पता है मैंने ये 3 घंटे कैसे बिताए? अगर वह स्कूल में होती तो सब ठीक होता। आज वो स्कूल भी नहीं गई। वो विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई देखने के लिए स्कूल के साथ जाने वाली थी। मुझे पहले लगा कि सूरज पश्चिम से निकला है। सू चैन मुस्कुराया। फिर उन्होंने अपने नाना नानी और दादा दादी को प्रणाम किया। हम्फ, कितना चिड़चिड़ा। भविष्य में रात 8 बजे तक सोने के बारे में सोचना भी मत। लुओ शिंजर ने अपने गुलाबी छोटे होठों को सिकोड़ लिया। उसका गुस्से वाला चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने सू चैन की ओर देखना बंद कर दिया। वह सू चैन से रूठ कर बैठी थी। अपने मन में वो कह रही थी, मुझे जल्दी से मना लो, मुझे जल्दी से मना लो। सू चैन ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ देखा ही ना हो। बहन,
क्या आप भी टोंगटियन पर्वत श्रृंखला जा रहे हैं? वैसे क्या आपने पहले कभी प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लिया है? सू चेन लुओ बिंकिंग के पास बैठ गई। उसने उत्सुकता से पूछा। उनकी बहन उनसे 2 साल बड़ी थी और 2 साल पहले क्योटो आई थी। अपनी प्रतिभा के दम पर स्वाभाविक रूप से उनमें प्रतिभाओं की प्रतियोगिता में क्योटो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता थी। अब उनसे प्रतिभाओं की प्रतियोगिता के बारे में और अधिक जानने का अच्छा समय था। आखिरकार उन्होंने स्वयं भाग लिया था और उन्हें बोलने का सबसे अधिक अधिकार था। टोंगटियन पर्वत श्रृंखला की ओर जाने वालों में से वहां 200 से अधिक लोग हैं। मैंने प्रतिभाओं की लड़ाई में 2 बार भाग लिया, लेकिन परिणाम आदर्श नहीं थे। मैं अपने साथियों को नहीं उठा सका और विरोधियों की ताकत भयावह थी, सचमुच अविश्वसनीय रूप से भयावह। उस समय मेरी कल्पना से परे। मेरा सर्वश्रेष्ठ परिणाम 9वां स्थान था। 200 साल पहले स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा की 6ठी मंजिल को पश्चिमी साम्राज्य द्वारा खाली कर दिया गया था। इसलिए कालकोठरी के संसाधनों का 1/3 हिस्सा जिसेडोन विश्वविद्यालय में है और 1/3 हिस्सा पश्चिमी साम्राज्य और यूरोपीय संघ के पास भी है। हमारे ग्रेट जिया के पास 6ठी मंजिल के कालकोठरी संसाधनों का केवल 1/3 हिस्सा है और पश्चिम के साथ अंतर बढ़ता जा रहा है। उस छोटी सी बैठक में आपको उनके आंकड़े भी देखने चाहिए थे। वे सभी लेवल 100 एसएसएस रैंक के हैं। लुओ बिंकिंग ने सू चेन की ओर देखा। उसने गंभीरता से बात की। प्रतिभावान बच्चों की लड़ाई के बारे में सोचते हुए वह भी खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा वैश्विक प्रतिभाओं में शीर्ष 5 में स्थान पा सकती है, लेकिन वह अपनी टीम के साथियों को नहीं ले जा सकी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अद्वितीय राक्षस भी थे जो उससे भी कहीं अधिक भयावह थे। एक एसएसएस रैंक के इतना शक्तिशाली कि निराशा का कारण बन जाए, जैसा कि उम्मीद थी। पश्चिम ने पहल की। सू चेन ने लुओ बिंकिंग की बातें ध्यान से सुनी। उसने मन ही मन आह भरी। एक कदम पीछे रह जाना, इसका मतलब है हमेशा के लिए पीछे रह जाना, जब तक कि कोई मोड़ पर ओवरटेक न कर ले। तथापि क्या मोड़ पर ओवरटेक करना वाकई इतना आसान है? अध्याय 66। टोंगटियन पर्वत श्रृंखला की ओर प्रस्थान रणनीति। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल पश्चिम से कोई 7वीं मंजिल को खाली करा लेगा, लुओ बिंकिंग ने जारी रखा। वह वाक्य इसके पीछे कोई तर्क नहीं था। ये विशुद्ध रूप से स्त्री की सहज प्रवृत्ति थी। एक भावना। बहन, विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई आमतौर पर कितने समय तक चलती है? लुओ बिंकिंग की बातें सुनकर सू चेन स्तब्ध रह गया। क्या महिलाओं की 6ठी इंद्री वाकई सटीक होती है? स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा को साफ करना, आप इसे ठीक कैसे करते हैं? दुर्भाग्य से प्रतिभाओं की 2 लड़ाइयों के दौरान जिनमें लुओ बिंकिंग ने भाग लिया था, स्वर्ग तक पहुंचने वाला शिवालय कभी प्रकट नहीं हुआ। यह केवल हर 30 साल में एक बार ही नीचे आता है, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि इसका सामना कैसे किया जाए। की तरह लगता है कैंपस पहुंचने के बाद टोंगटियन पर्वत श्रृंखला की ओर जाते समय उसे रास्ते में किसी मार्गदर्शक से सलाह लेनी होगी। वो स्वयं एक मार्गदर्शक थी और उन्हें विश्वविद्यालय के कुछ गोपनीय डेटा तक पहुंचने की अनुमति प्राप्त थी। प्रतिभाशाली प्रतिभाओं की लड़ाई 3 दिन तक चलती है और काल कोठरी को साफ करने में 3 और लगते हैं। लुओ बिंकिंग ने उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद नौकरों ने भोजन तैयार कर लिया था। सभी ने अपने हाथ धोए और खाने के लिए बैठ गए। रात के खाने के बाद सू चेन और लुओ बहनें हम साथ में कैंपस जा रहे थे। मुंह बनाना बंद करो। सू चेन ने लुओ शिंजर के छोटे छोटे फूले हुए गाल देखे, मुस्कुराया, संपर्क किया और उन गुलाबी होठों को हल्के से चुटकी भर लिया। हम्फ हम्फ। लुओ शिंजर अब भी बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसे केवल एक पायदान नीचे जाने की जरूरत थी। अब कुछ देर बाद उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। उसने सू चेन से बात करने से साफ इनकार कर दिया। जल्द ही वे तीनों विश्वविद्यालय पहुंचे। प्रस्थान का समय नजदीक होने के कारण टोंगटियन पर्वत श्रृंखला की ओर जाने वाले अधिकांश छात्र पहले ही क्योटो विश्वविद्यालय के स्पेसपोर्ट पर एकत्रित हो चुके थे। 3 विशालकाय एरोस्पेस अंतरिक्ष यान वहां खड़ी थी। ये संपत्ति केवल क्योटो विश्वविद्यालय की है कि 2 नए छात्र इस प्रतिभा प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं।
तो क्या हुआ अगर वे नए हैं? वे फिर भी राक्षस ही हैं। सच है। अफवाह है कि दोनों एक प्रलय स्तरीय कालकोठरी से बाहर आए थे। पौराणिक कालकोठरी, प्रलय स्तर की। क्योटो विश्वविद्यालय के इतिहास में आज तक कोई भी इससे वापस नहीं लौटा है। क्योटो विश्वविद्यालय ही नहीं, मानव इतिहास में किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। विनाशकारी स्तर का अर्थ है निश्चित मृत्यु। देखो, ये तो पहली कक्षा का सू चेन है। वो बहुत जवान दिखता है। सभी नए छात्र 18 वर्ष के होते हैं। स्वाभाविक रूप से वो युवा है। वाह, ये तो आइस गॉडेस सीनियर लुओ बिंकिंग है। अंतरिक्ष बंदरगाह के बाहर असंख्य छात्र देखने के लिए एकत्रित हुए थे। हालांकि वे टोंगटियन पर्वत श्रृंखला तक नहीं जा सके। शीर्ष प्रतिभाओं को देखना अपने आप में ही रोमांचकारी था। सारी बातचीत के बीच सबसे चर्चित विषय वे दो नए छात्र थे। ये दोनों वे विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे, और किसी ने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि एक विनाशकारी कालकोठरी से बच निकलना पहले ही उनकी योग्यता साबित कर चुका था। सू चेन का आगमन, इससे चारों ओर तालियों की लहर दौड़ गई। ज्यादातर लुओ बिंकिंग के लिए वो है क्योटो विश्वविद्यालय की नंबर 1 कैंपस देवी थी। स्वर्ग की कृपा प्राप्त पुत्री, एसएसएस रैंक की प्रतिभा से युक्त और बेहद खूबसूरत। उन जैसी देवी की पूजा होना स्वाभाविक था। सू चेन उस पल में यिनहे जिन चलकर उनके पास गईं और उन्हें नमस्कार किया। यिनहे जिन, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है। यिनहे जिन एक सहपाठी। सू चेन ने सिर हिलाया। उन्होंने लुओ बिंकिंग और लुओ शिंगर से उनका परिचय कराया, और इसके विपरीत भी हुआ। सुंदर लड़कियां, वे हमेशा अपना ही दायरा ढूंढ लेते हैं। और देखते ही देखते तीनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे। समय पल पल बीतता गया। सू चेन, यिनहे जिन, नांगोंग जुआन ने दूर से आवाज दी, उन्हें अपने पास बुलाते हुए। सू चेन ने लुओ बहनों को विदाई दी और वे नांगोंग जुआन की ओर चल पड़े। तब नांगोंग जुआन ने सू चेन और यिनहे जिन को अंतरिक्ष यान में सवार कराया। 10 छात्र प्रतियोगी सबसे पहले सवार हुए। उनके बाद दर्शक सवार हुए। इस बार 10 प्रतियोगी प्रतिभाशाली छात्र, 10 मार्गदर्शक और प्रधानाचार्य सभी इस योजना में शामिल थे। इसके अलावा कई सेवानिवृत्त मार्गदर्शक शामिल हो गया था। ये सभी 1 सदी से भी अधिक पुराने हैं, फिर भी बेहद शक्तिशाली है। उनकी भूमिका, इसका उद्देश्य क्योटो विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों की रक्षा करना था। वोम वोम वोम। 20 मिनट बाद अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी और क्षितिज की ओर तेजी से पड़ गया। अब से आप अकेले इधर उधर नहीं घूम सकते, जब तक विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई समाप्त नहीं हो जाती और हम इस जहाज पर वापस नहीं आ जाते। प्रधानाचार्य ने बात की, सू चेन और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए। अभी वे जहाज के सुरक्षित कैबिन में एकत्रित थे, जो विशाल, आलीशान और लगभग अविश्वसनीय रूप से भव्य था। सच में ये अंतरिक्ष यान अत्यंत सुरक्षित था। यहां तक कि शीर्ष स्तर के स्ट्रॉन्ग विशेषज्ञ भी इसे खरोंच नहीं सके। समझा? सू चेन और बाकी लोगों ने जवाब दिया। आखिरकार टोंगटियन पर्वत श्रृंखला महान जिया साम्राज्य के बाहर स्थित थी, एक रहस्यमय द्वीप पर, प्रशांत महासागर के मध्य में, ग्रेट जिया से बहुत दूर। कहावत है, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी बरतना बेहतर है। देश में 2001 में भी निर्णायक समय पर बाहा पड़ी थी। किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए थी। सहस्राब्दी के दौरान पश्चिम की गंदी चालों की परंपरा फीकी नहीं पड़ी थी, बल्कि यह और भी सूक्ष्म हो गई थी, यहां तक कि स्वयं उस्तादों को भी पीछे छोड़ गई थी। संक्षिप्त निर्देशों के बाद प्रत्येक संरक्षक, उन्होंने अपने छात्रों को एक तरफ ले जाकर यह बात कही, अभी भी सुरक्षित कैबिन के अंदर ही सीमित है। उपदेशक, स्वर्ग तक पहुंचने वाले इस पैगोडा को साफ करने के लिए हमें वास्तव में क्या करना होगा? सू चेन और यिनहे जिन ने नांगोंग जुआन के सामने बैठा था। सू चेन पूरी तरह से आराम से सोफे पर लेटी हुई थी। एक पल इंतजार करें, मैं प्रधानाचार्य से पूछूंगा, मुझे इसके लिए अनुमति नहीं है। नांगोंग जुआन ने सू चेन की ओर एक नजर डाली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी।
ये छोटा लड़का अंततः उसे दिलचस्पी हुई। स्वर्ग तक पहुंचने वाले उस पैगोडा को पार करने के लिए आपको पहले प्रयास करने का अधिकार जीतना होगा। वास्तव में सू चेन को प्रतिभाओं की लड़ाई में शामिल किए जाने का मुख्य कारण यही था। उनका लक्ष्य स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा तक पहुंचना था। आखिरकार सू चेन 2 आपदा स्तर के काल कोठरी से जीवित लौटने वाला एकमात्र व्यक्ति था। यदि किसी के पास बचने का मौका था तो वह और यिनहे जिन, जो आपदा स्तर से बच निकले थे, के पास सबसे अच्छा मौका था। तब नांगोंग जुआन उठी और पैगोडा की रणनीति संबंधी जानकारी के लिए प्रधानाचार्य से अनुमति लेने चली गई। आप कितने आत्मविश्वासी हैं? गुरु के चले जाने के बाद यिनहे जिन ने पूछा सू चेन को उत्सुकता से देखते हुए। वो विश्वास करती है? सू चेन क्योटो विश्वविद्यालय को स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा को चुनौती दे सकता था। बस उससे ये नहीं पता था कि उसके परीक्षा पास करने की कितनी संभावना है। यह विधि पर निर्भर करता है, लेकिन इस बार हम वह योग्यता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। सू चेन मुस्कुराया। बेहतर आत्मविश्वासी है। वे इतने दूर तक आ गए थे। अगर वे स्वर्ग तक पहुंचने वाले उस पैगोडा में प्रवेश करने का मौका भी नहीं जीत सके तो यह एक मजाक होगा। पहले से नांगोंग जुआन लौट आए। स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा को पार करने का तरीका यह है, उसने कहा। केवल आपके लिए, साझा ना करें। उसने सू चेन को एक टैबलेट सौंप दी। उसका लहजा एकदम गंभीर था। सू चेन और यिनहे जिन के बिना प्रधानाचार्य कभी भी प्रवेश की अनुमति नहीं देते। ऐसी मंजूरी ये आयोजन केवल प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जाता था और प्रधानाचार्य इसे साल में केवल एक बार ही अनलॉक कर सकते थे। डेटा एन्क्रिप्टेड था और लीक होना असंभव था। इस विधि को बहुत कम बाहरी लोग या विलक्षण प्रतिभा वाले लोग जानते थे। जहां तक इसके इतने सख्त प्रोटेक्शन की बात है, मत पूछो। स्वयं आकाश तक पहुंचने वाले पैगोडा ने ही ये प्रतिबंध लगाया था। समझ गया। सू चेन ने सिर हिलाया। उसने गोली ली और उसका दहन अध्ययन करने लगा। यिनहे जिन करीब आ गया। वह उसके बगल में बैठ गई ताकि वे दोनों पढ़ सके। उनके शरीर एक दूसरे से सट गए। उसकी कोमल काया और हल्की खुशबू ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। फिर भी उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करें। प्रदर्शित जानकारी को देखकर चैन के चेहरे के भाव बदल गए। अध्याय 67 विश्व समाप्त करने वाली भाला तकनीक स्तर 8 युद्ध शक्ति में 150% की वृद्धि। टैबलेट पर मौजूद जानकारी को देखते ही सू चैन के चेहरे के भाव बदल गए। यह रणनीति पद्धति, यह बहुत जाना पहचाना सा लगता है। एक योद्धा की परीक्षाएं हमेशा प्रतिभा और युद्ध में होने वाली भीषण क्षति से अविभाज्य होती है। स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा की रणनीति, यह भी एक प्रकार का नरसंहार है। तथापि यह नरसंहार इतना भयावह है कि दुनिया 200 वर्षों से 7वीं मंजिल को पार नहीं कर पाई है। इसका मुख्य कारण यह है कि सू चैन पहले भी स्वर्ग पहुंचने वाले पैगोडा के अंदर ऐसी ही स्थिति का सामना कर चुका था। हाँ, उसका इससे सामना हो चुका था। किंगलो पैगोडा का मुकदमा। यदि आप स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा को पार करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, आपको कितना यकीन है? नांगोंग जुआन ने सू चैन की अभिव्यक्ति देखी। वह घबरा गई। यह स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा की रणनीति से संबंधित था। आशा आप पर रखा गया है। मुझे डराओ मत। अगर 7वीं मंजिल ऐसी है तो मुझे 90% यकीन है। सू चैन ने इसे छुपाया नहीं। बिल्कुल, वह भी कोई बहुत चर्चित व्यक्ति नहीं थे। 90% निश्चितता लगभग सही थी, अपने ही मानकों के अनुसार। इसका मतलब था 100%। इसमें कोई हैरानी नहीं कि दुनिया भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी 7वीं मंजिल पार नहीं कर पाए। धिक्कार है अगर आप बस वहीं खड़े रहें और खतरनाक जानवरों को आप पर हमला करने दें, तो आप ये स्तर कैसे पार कर सकते हैं? क्या ये कोई मजाक नहीं है? लेकिन सू चैन के पास आत्मा प्रतिरोध का एक उपकरण था। 100% प्रतिरोध। उसमें 300% क्षति प्रतिकर्षण क्षमता थी। 90%। समझा? सू चैन, क्या आपको पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है? नांगोंग जुआन ने टैबलेट वापस ले ली
उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। आमतौर पर गंभीर रहने वाली इस देवी के लिए ये मुस्कान अद्वितीय थी। उसकी निगाहें सुचैन पर टिकी थीं। सुचैन के जवाब का इंतजार है। सिर्फ वही नहीं, यिनहे जिन ने भी सुचैन की ओर देखा। जब तक उसे खुद ऐसी ही स्थिति का सामना न करना पड़ा हो, वह कभी भी 90% निश्चितता नहीं जताता, या यूं कहे कि 90% कहना विनम्रता दिखाना था। सुचैन कुछ नहीं बोली। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। पिछली आपदा का स्तर क्या था? यिनहे जिन ने पूछा। हाँ, सुचैन ने जवाब दिया। ठीक है, तुम दोनों थोड़ी देर आराम कर लो। हम लगभग 2 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। नांगबोंग जुआन ने टैबलेट पकड़ रखा था। वह उठकर खड़ी हो गई। उसने सुचैन और यिनहे जिन से बात की। फिर वह टैबलेट लेकर प्रधानाचार्य की ओर चल पड़ी। उस पल में सुचैन ने अपने युआन क्षेत्र से एक भाला दाव फल निकाला। उसने कुछ ही निवालों में उसे खत्म कर दिया। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया। उन्होंने भाले के दाव फल को परिष्कृत करना शुरू किया। सुबह में उसने एक तकनीक को परिष्कृत कर लिया था और उसकी भाला चलाने की तकनीक 90% तक पहुंचकर स्तर 7 पर पहुंच गई थी। अब दूसरी तकनीक को परिष्कृत करके उसकी भाला चलाने की तकनीक स्तर 8 तक पहुंच सकती थी। सिजल। एक तरफ यिनहे जिन ने सुचैन को भाला दाव फल को परिष्कृत करते हुए देखा। वह भी निष्क्रिय नहीं बैठी रही। उसने एक फल निकाला और उसे चबाना शुरू कर दिया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। आधे घंटे बाद सुचैन ने भाला दाव फल को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया और उसकी विश्व समाप्ति भाला तकनीक सफलतापूर्वक उन्नत स्तर पर पहुंच गई। अब उनकी भाला चलाने की तकनीक पहुंच गई थी। स्तर 8 तक पहुंचा। 20%। सूचना, आपकी स्ट्रॉन्ग विश्व समाप्त करने वाली भाला तकनीक 8वें स्तर पर पहुंच गई है। 256 भाले की किरणें छोड़ सकता है। गति +100%। रक्षा ब्रेक +100%। प्रवेश क्षमता +100%। स्ट्रॉन्ग स्पीयर इंटेंट +256। स्ट्रॉन्ग लड़ाई की शक्ति में 150% की वृद्धि। जब स्ट्रॉन्ग विश्व समाप्ति भाला तकनीक 8वें स्तर पर पहुंच जाती है तो एक ही प्रहार से 256 विनाशकारी स्ट्रॉन्ग भाला किरणें उत्सर्जित हो सकती हैं। 7वें स्तर की तुलना में स्ट्रॉन्ग स्पीयर रे की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई थी। पिछले लेवल अप के दौरान यह हमेशा 2 तरफा था, अब यह 4 गुना हो गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया, भाला तकनीक भौर भी भयावह और दबंग होती गई। स्ट्रॉन्ग स्पीयर रे के अलावा गति, रक्षा, पंक्ति को भेदने की क्षमता और पैठ में भी 100% की वृद्धि हुई थी। स्पीयर इंटेंट में भी 4 गुना वृद्धि हुई थी। स्पीयर इंटेंट के 256 अंक प्राप्त करना। युद्ध शक्ति में वृद्धि। उसकी युद्ध शक्ति 140% से बढ़कर 150% हो गई। यह 25 लाख की वृद्धि थी। भाले के दाव फल को परिष्कृत किया गया और भाले की तकनीक को उन्नत किया गया। सुचैन ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह युद्ध का सामना करने के लिए अपनी आत्मा को सर्वोत्तम स्थिति में तैयार करेगा। उनकी बहन ने कहा कि पश्चिमी प्रतिभाएं बेहद भयावह थी, तो ठीक है, वह यह देखना चाहता था कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली और राक्षसी थे। मुझे उम्मीद है कि वे मुझे निराश नहीं करेंगे। समय बीतता चला, मिनट दर मिनट। लगभग 2 घंटे बाद नांगबोंग जुआन चलकर वहां पहुंची। हम लगभग टोंगटियन पर्वत श्रृंखला के पास पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष यान से उतरने की तैयारी करें। याद रखें, आप यूं ही इधर उधर नहीं घूम सकते। नांगबोंग जुआन ने सुचैन और यिनहे जिन से कहा। उसने उन्हें एक बार फिर चेतावनी दी। विलक्षण प्रतिभाओं की प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व 10 विलक्षण प्रतिभाएं कर रही थी और उनमें से 2 उनकी छात्राएं थीं। वो अपने दिल में अत्यधिक प्रसन्न थीं। प्रशिक्षक जी, हम समझ गए, सुचैन ने जवाब दिया। इस समय अन्य छात्र भी इकट्ठा हो गए और सुरक्षात्मक केबिन के केंद्र में जमा हो गए। अंतरिक्ष यान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य छात्रों को भी उनके प्रशिक्षकों द्वारा चेतावनी दी जा रही थी। हम अंतरिक्ष यान टोंगटियन पर्वत श्रृंखला में स्थित
टर्मिनल पर स्थिर रूप से उतरा। यह स्थान प्रशांत महासागर के ठीक मध्य में स्थित था। यह मूल रूप से निर्जन क्षेत्र था, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा के प्रकट होने के साथ ही इस द्वीप को एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया था, जहां लोग साल भर रहते थे। हालांकि इससे स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा के अवरोहण या उसे साफ करने के प्रयासों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अंतरिक्ष यान छोड़ने के बाद ग्रेट जिया साम्राज्य के क्षेत्र में जाएं, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। फिर अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुल गया। वो सबसे पहले नीचे उतरा। इसके बाद कई सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशिक्षक आए। सुरक्षा की पुष्टि हो जाने के बाद प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लेने वाले 10 छात्र उनके पीछे पीछे नीचे चले गए। अगला नांगोंग ज़ुआन, सू चैन और यिनहे जिन को लेकर महान जिया साम्राज्य द्वारा शासित क्षेत्र की ओर मुख्य व्यक्ति के पीछे पीछे चले गए। इस द्वीप का 1/3 भाग महान जिया साम्राज्य के अधीन था। महान शिया साम्राज्य के छात्र और योद्धा स्वाभाविक रूप से महान जिया साम्राज्य के क्षेत्र में रहते थे। जिस जगह वे ठहरे थे यह एक आलीशान होटल था। जिस क्षण से सू चैन और अन्य 9 लोग एरोस्पेस यान में सवार हुए, वे अपने अन्य सहपाठियों से पूरी तरह अलग हो गए। उनके सभी कार्यों को केंद्रीय रूप से व्यवस्थित किया जाना था। आज रात अच्छी नींद ले, कल सुबह से प्रतिभाओं की लड़ाई शुरू होगी। नांगोंग ज़ुआन ने सू चैन और यिनहे जिन से कहा। वे तीनों, मैंने एक सिंगल स्वीट में स्टे किया, एक अति विलासितापूर्ण होटल। उस स्वीट में कई बेडरूम थे। हालांकि वह पुरुष था, नांगोंग ज़ुआन की नजरों में वह बस एक छोटा बच्चा था। बूढ़े जो, इस साल के बारे में आपका क्या ख्याल है? टोंगवेटियन पर्वत श्रृंखला में ग्रेट जिया साम्राज्य के क्षेत्र के भीतर होटल में एक आलीशान निजी कमरे में लगभग 1 दर्जन पुरुष और महिलाएं एकत्रित थे। ये लोग, वे सभी महान जिया साम्राज्य के शीर्ष विश्वविद्यालयों के प्रधानाचार्य थे। 30 साल में एक बार होने वाली प्रतिभाओं की इस प्रतियोगिता के लिए विश्वविद्यालय के सभी प्रधानाचार्य स्वयं उपस्थित हुए थे। आखिरकार संसाधनों को बांटने का मौका था। भले ही संभावना बहुत कम हो, कुछ न होने से तो बेहतर था। जो बोल रहा है, डोंग चेंगमिंग कुनलुन विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल थे। कुनलुन विश्वविद्यालय क्योटो विश्वविद्यालय से बहुत कमतर नहीं था। कुछ पहलुओं में तो यह उससे बेहतर भी था। हालांकि इसकी समग्र क्षमता क्योटो विश्वविद्यालय के बराबर नहीं थी। मैं और कैसा महसूस कर सकता हूं? क्या आपको लगता है कि आपका कुनलुन विश्वविद्यालय शीर्ष 5 में जगह बना सकता है? क्योटो विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य शांग बुआनशिउ, उसने डोंग चेंगमिंग की ओर एक नजर डाली। उसका लहजा विशेष रूप से विनम्र नहीं था, क्योंकि कुनलुन विश्वविद्यालय हमेशा से क्योटो विश्वविद्यालय के साथ प्रतिस्पर्धा में रहा है। वह भी कुछ खास अच्छा नहीं था। आपका क्योटो विश्वविद्यालय हमारे 2 छात्रों का अपहरण कर लिया। इस बार आप उन्हें नहीं लाए थे, है ना? अफसोस की बात है, डोंग चेंगमिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में बात की। वह मन ही मन बहुत दुखी था। जियांगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल ने 2 प्रतिभाशाली छात्र दिए थे। एक एसएसएस स्तर का सर्वश्रेष्ठ छात्र और दूसरा कॉलेज प्रवेश परीक्षा में पूर्ण स्तरीय छात्र। लेकिन कुनलुन विश्वविद्यालय को इसका जरा भी लाभ नहीं मिला। अंत में पता चला कि ये दोनों प्रतिभाशाली छात्र क्योटो विश्वविद्यालय में चले गए थे। जैसे ही वो टोंगटियन पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा और शांगवान शिउ को देखा, उसने तुरंत इस बात का जिक्र किया। छीन लिया है? शांगवान शिउ ने हंसते हुए कहा। क्या उसे छीनने की जरूरत थी? क्योटो विश्वविद्यालय इतना शक्तिशाली था कि लोग अपने छात्रों को वहां भेजने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों जब भी मिलते हो झगड़ा करते हो, उसे थोड़ा आराम दें। चलिए कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं। इस साल पश्चिमी हिस्सा और भी ज्यादा भयावह है। अफसोस, अन्य प्रधानाचार्यों ने मध्यस्थता करने के लिए हस्तक्षेप किया। अभी बहस करने का समय नहीं था। वे कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। अध्याय 68। स्वर्ग तक पहुंचने वाला पैगोडा अवतरित होता है। युद्धों का प्रारंभ होता है। टोंगटियन पर्वत श्रृंखला वास्तव में एक अपेक्षाकृत बड़ा द्वीप है। ये प्रशांत महासागर के बिल्कुल मध्य में स्थित है। ये लगभग 100 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत सवेरे सू चैन सुबह जल्दी उठ गई।
उसने हाथ मूंद हुए। वो तैयार हो गया। फिर उसने एक भालानुमा फल निकाला और उसे चबाने लगा। आधे घंटे तक भालानुमा फल को अच्छी तरह से परिष्कृत करने के बाद उसकी विश्व समाप्ति भाला तकनीक 8वें चरण के 50% तक पहुंच गई थी। आज की लड़ाइयों के दौरान चीजें कैसी रहती है मैं देखूंगा। मुझे जीत सुनिश्चित करनी होगी। यदि आवश्यक हुआ तो मैं एट्रीब्यूट पॉइंट्स का उपयोग करके वर्ल्ड एंडिंग स्पीयर टेक्निक अपने डोमेन और युआन क्षेत्र के स्पेस को एक साथ अपग्रेड करूंगा। किया 80 मिलियन से अधिक एट्रीब्यूट पॉइंट्स के साथ उसे अपनी ताकत को एक भयावह स्तर तक बढ़ाना पड़ा। धत तेरी की, क्या पश्चिमी देशों के वे प्रतिभाशाली लोग सचमुच इतने शक्तिशाली हैं? मैं तुम्हारी जमकर पिटाई करूंगा। सू चेन सुप्रभात कमरे से बाहर निकलते हुए। यिन्हे जिन पहले ही उठ चुकी थी। सू चेन को देखकर उसने उसका अभिवादन किया। शुभ प्रभात, तुम इतनी जल्दी उठ गए? सू चेन मुस्कुराया। यिन्हे जिन का जवाब, अभी इतनी जल्दी नहीं है, सब लोग जाग गए हैं। आधे घंटे में आकाश तक पहुंचने वाला पैगोडा नीचे उतरेगा। आइए, ये नाश्ता प्रशिक्षक ने हमारे लिए तैयार किया है। यिन्हे जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग सचमुच जाग रहे थे। तथापि अगर उन्हें उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता न होती तो वे उसे बहुत पहले ही उठने के लिए बुला लेते। करनी चाहिए। यह सुनकर सू चेन जल्दी से खाने की मेज पर बैठ गए। उसने नाश्ता करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया। आखिरकार उसने अभी अभी मुट्ठी के आकार का भालाकार दाव फल खाया था। 3 मिनट खत्म। परिणाम स्वरूप उसका दम घुट गया। तुम्हें इतनी जल्दी खाने के लिए किसने कहा? यिन्हे जिन ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और उसे थोड़ा दूध दिया। उस पल में नांगबोंग जुआन चलकर वहां पहुंची। उसने उन दोनों की ओर देखा। चलकर आसमान तक पहुंचने वाला यह पैगोडा हर 30 साल में केवल एक बार ही प्रकट होता है। इसे देखना ना भूले, नांगबोंग जुआन ने कहा। वह सू चेन और यिन्हे जिन को कमरे से बाहर ले गई। फिर वे हॉल में पहुंचे। वे अन्य छात्रों के साथ एकत्रित हुए। एकत्र करने के बाद प्रशिक्षकों, प्रधानाचार्य और लगभग 1 दर्जन सेवानिवृत्त प्रशिक्षकों ने उन 10 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे एक चौक पर पहुंचे। चौक के चारों ओर अनगिनत सीटें थीं। सीटें गोलाकार सीढ़ीनुमा तरीके से व्यवस्थित की गई थीं। तथापि वे दर्शक दीर्घा में नहीं गए। इसके बजाय वे उन सीटों पर बैठे जो विशेष रूप से विलक्षण प्रतिभाओं के लिए आरक्षित थीं। एक दूसरे को जानो। आज कोई टीम बैटल नहीं है। व्यक्तिगत मुकाबले खत्म होने के बाद एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने पर काम करें। अंकों की संख्या से आप देख सकते हैं कि टीम मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य के चेहरे के भाव। काफी शांत माहौल था, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही निराशा झलक रही थी। अब उनके चेहरे पर वो दमकती हुई स्वस्थ त्वचा नहीं थी जो स्कूल के दिनों में हुआ करती थी। हालांकि स्वर्ग तक पहुंचने वाला वो शिवालय अभी तक नीचे नहीं उतरा था। सू चेन और यिन्हे जिन, उन्होंने अन्य 8 प्रतिभाशाली बच्चों से अपना परिचय दिया। वास्तव में वे दोनों स्कूल में एक दूसरे को पहले से जानते थे। बात बस इतनी सी थी कि वे इससे ज्यादा परिचित नहीं थे। अब विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई के लिए वे केवल अपनी आपसी समझ को ही बढ़ा सकते थे। आखिरकार टीम बैटल में एकता आवश्यक है, अन्यथा वे हार जाएंगे। टीम बैटल में सबसे अधिक अंक मिलते हैं। एक बार हारने पर 10 अंकों का जुर्माना लगता है। समय पल पल बीतता गया। दर्शक दीर्घा में वह जगह पहले से ही लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सू चेन ने लो जिंगर, लो बिंकिंग और अन्य को देखा। बूम बूम बूम। आकाश में जो मूल रूप से हजारों मील तक साफ था, अब एकदम अंधेरा छा गया। उसके बाद गर्जने की आवाज सुनाई दी। बिजली की चिंगारियां इस तरह एक दूसरे को काट रही थीं, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। स्वर्ग तक पहुंचने वाला पैगोडा नीचे उतरने वाला है। इसे हर 30 साल में केवल एक बार ही देखा जा सकता है। 99.99999% लोग कभी भी यह नहीं देख पाएंगे कि स्वर्ग तक पहुंचने वाला वह पैगोडा कैसा दिखता है। क्या इस साल स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा की 7वीं मंजिल पर
विजय प्राप्त की जा सकती है। स्वर्ग तक पहुंचने वाले इस पैगोडा को जीतना बहुत मुश्किल है। शांत रहो। स्वर्ग तक पहुंचने वाला पैगोडा नीचे उतरने वाला है। आकाश में हो रही इस घटना को देखना। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग बेहद उत्साहित थे। इस चौक के दर्शक दीर्घा, इसमें 1 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था हो सकती है। इस समय वहां एक भी खाली सीट नहीं थी। सभी लोग आकाश की ओर देख रहे थे, उस पल का इंतजार कर रहे थे जब स्वर्ग को छूने वाला पैगोडा नीचे उतरेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। विद्युत चिंगारियां अधिक सघन हो गई। किसी अज्ञात समय पर शून्य में एक गहरा लाल रंग प्रकट हुआ। वह गहरा लाल रंग तेजी से अंतरिक्ष को भेदते हुए तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा था। कोई देख सकता था। लाल रंग तेजी से बढ़ता गया और अंततः सबकी नजरों के सामने आ गया। धीरे धीरे वह लाल रंग चांदी के रंग में बदल गया। दरअसल वह लाल रंग उसकी गति के कारण उत्पन्न हुई ज्वालाएं थी। गति धीमी होते ही ज्वालाएं गायब हो गईं। आकाश तक पहुंचने वाला चांदी का वह शिवालय 10,000 झांग ऊंचे पर्वत के समान था। यह शून्य में स्थिर रूप से तैरता रहा। यह जमीन से लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर था। पैगोडा का व्यास लगभग 500 मीटर था। तल, उसमें 7 रंगों की एक अव्यवस्थित चमक समाहित थी। उस चमक ने आकाश तक पहुंचने वाले पैगोडा को सहारा दिया हुआ था, जिससे वह स्थिर और हवा में लटका हुआ था। स्विश स्विश। इस क्षण 7 रंगों की चमक चौक के केंद्र पर उतर आई। उस चमक ने एक विशाल आभासी स्क्रीन और एक टेलीपोर्टेशन गेट का निर्माण किया। तो यह स्वर्ग तक पहुंचने वाला पैगोडा है। कितना भयानक दबाव है। क्या यह सचमुच आकाश तक पहुंच सकता है? आखिरकार मुझे स्वर्ग तक पहुंचने वाले उस पैगोडा को देखने का मौका मिलेगा। मैं बहुत उत्साहित हूं। क्या विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई शुरू होने वाली है। आकाश में 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उस विशाल शिवालय को देखते हुए सभी लोग उत्साह से उबल रहे थे। यद्यपि आकाश तक पहुंचने वाला वह पैगोडा मैदान से काफी ऊंचाई पर स्थित था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। उसका विनाशकारी प्रभाव महसूस किया जा सकता था। उस आकाश तक पहुंचने वाले पैगोडा के प्रभाव के सामने हर किसी के मन में विस्मय का भाव उत्पन्न होता था। चुप रहो। एक पल के बाद आकाश तक पहुंचने वाले उस ऊंचे पैगोडा के शिखर से एक अलौकिक आवाज गूंजी। इस आवाज में जरा भी भावना का अभाव था। यह स्पष्ट रूप से पैगोडा की आत्मा थी। निर्देश सुनने पर चौक में सन्नाटा छा गया, मानो कोई कब्र हो। 30 वर्ष बीत चुके हैं। स्वर्ग तक पहुंचने वाला शिवालय अवतरित होता है। मैं स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा की आत्मा हूं। स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा में प्रवेश करने और परीक्षाओं से गुजरने के लिए एक स्थान और योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई के नियम पहले जैसे ही है, लेकिन सावधान रहे, धोखाधड़ी निषिद्ध है, अन्यथा अंक रद्द कर दिए जाएंगे और आपको मिटा दिया जाएगा। प्रवेश स्तर के पैगोडा में प्रवेश के लिए योग्यता अंक रैंकिंग पर आधारित होगी। शीर्ष 5 टीमें स्वर्ग स्तर के पैगोडा में प्रवेश के लिए योग्य होंगी। आत्मा की आवाज। यह संपूर्ण टोंगटेन पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ है। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। वो आवाज, ऐसा लग रहा था मानो आवाज उनके कानों के बिल्कुल पास हो। पार के व्यक्तिगत मुकाबले में सभी खिलाड़ियों का 3 बार यादृच्छिक रूप से मुकाबला होगा। जीतने पर 1 अंक मिलेगा, हारने पर 1 अंक कटेगा। पार के व्यक्तिगत मुकाबले में हर कोई 1 बार चुनौती दे सकता है। जीतने पर 1 अंक मिलेगा, हारने पर 2 अंक कटेंगे। आत्मा की आवाज। यह संपूर्ण टोंगटेन पर्वत श्रृंखला में प्रत्येक खिलाड़ी को 1 चुनौती स्वीकार करनी होगी। हार पर 1 अंक कटेगा। पार के टीम बैटल में टीमों का 3 बार यादृच्छिक रूप से मिलान किया जाएगा। जीतने पर 10 अंक मिलेंगे, हारने पर 10 अंक कटेंगे। टीम बैटल। एक टीम को दूसरी टीम को चुनौती देने का 1 मौका मिलता है। जीत पर 5 अंक मिलते हैं, हार पर 10 अंक कट जाते हैं। टीम बैटल। प्रत्येक टीम को चुनौती देने का 1 ही मौका मिलता है। जीतने पर 10 अंक मिलते हैं, हारने पर 5 अंक कट जाते हैं। नोट: सभी लड़ाइयां एक विशेष स्थान पर होंगी। कोई वास्तविक हताहत नहीं होगा। नोट: 3 मिनट में रैंडम मैचिंग शुरू हो जाएगी।
उलट फिर 172, 172, 170, 159। 9। आत्मा ने नियमों की पुनः घोषणा की। अंत में उल्टी गिनती शुरू हो गई। 3 मिनट की उल्टी गिनती। आपको कामयाबी मिले, आपको कामयाबी मिले, आपको कामयाबी मिले। विलक्षण प्रतिभाओं के विशेष हॉल में सू चैन, यिनहे जिन और अन्य लोग मौजूद थे। मैंने उल्टी गिनती सुनी। फिर उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। एक बार लड़ाई शुरू हो जाने के बाद हर एक मुकाबला पूरी टीम की रैंकिंग को प्रभावित करता था। हर एक अंक महत्वपूर्ण था। कमजोर स्कूलों के लिए प्रतिभाओं की लड़ाई खत्म होने तक उनके टीम अंक अक्सर नकारात्मक हो जाते थे। 3 बी कॉन साम 2 1। उल्टी गिनती समाप्त होने पर सू चैन और अन्य लोगों पर प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और उस प्रकाश ने उन्हें अपने साथ बहा ले जाकर उस स्थान से गायब कर दिया। अध्याय 69। सू चैन की पहली लड़ाई, चरम टकराव। प्रकाश तेजी से फैला और वो पल भर में वहां से गायब हो गया। जब वो दोबारा प्रकट हुआ, वो पहले ही एक रहस्यमय स्थान पर पहुंच चुका था। यहां बिल्कुल सन्नाटा था। उसी समय सू चैन, यिनहे जिन और अन्य लोग भी प्रकट हुए। केवल वे ही नहीं, बल्कि कई अन्य प्रतिभाशाली लोग भी। ये स्वाभाविक रूप से अन्य स्कूलों से आए हुए प्रतिभाशाली लोग थे। वोश वोश वोश। महज 5 सेकंड में कोई और अंदर नहीं आया। व्यक्तिगत लड़ाइयां समाप्त होने तक आप यही रहेंगे। हर बार 10 मुकाबले एक साथ होंगे। आपके युद्ध के फुटेज को बाहर की वर्चुअल लाइट स्क्रीन के साथ सिंक्रनाइज किया जाएगा। कलाकृति आत्मा की आवाज गूंज उठी। ठीक उनके सामने एक विशाल आभासी प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई, जिस पर अनगिनत घनीभूत स्कूलों के नाम प्रदर्शित थे। क्योंकि अभी तक कोई अंक उत्पन्न नहीं हुए थे, इसलिए स्कूलों का वर्तमान क्रम रैंकिंग नहीं था। स्कूलों के आंकड़ों को देखते हुए कुल मिलाकर 528 स्कूल थे। 5280 विलक्षण प्रतिभाएं। सभी को 3 यादृच्छिक लड़ाइयां लड़नी होंगी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई को समाप्त होने में 3 दिन लगते हैं। वूश वूश वूश। जैसे ही कलाकृति आत्मा की आवाज धीमी हुई, प्रकाश और छाया की किरणें नीचे उतरने लगी। सब पर उतरना। तुरंत बाद सभी के ऊपर एक नंबर दिखाई दिया। सबसे अधिक संख्या 5280 थी। ये क्रमांकन, ये पूरी तरह से संयोगवश हुआ। उदाहरण के लिए यिनहे जिन का नंबर 108 था। सू चैन उसी विश्वविद्यालय से थे जहां से यिनहे जिन थे, और दोनों एक दूसरे के सबसे करीब थे। फिर भी उनका नंबर 5280 था। दूसरे शब्दों में, पूरे अखाड़े में उनका नंबर सबसे अधिक था। नंबर 1 नंबर 5280, संख्या 2 संख्या 5268, नंबर 3 नंबर 5268, नंबर 4 नंबर 5270, नंबर 12 नंबर 12 सीमान। कलाकृति आत्मा की आवाज गूंज उठी। पहला दौर। नियम बता दिए गए थे। बस संख्याओं का पालन करें। सबसे कम संख्या वाले का सामना सबसे अधिक संख्या वाले से होगा। आपको कामयाबी मिले। सू चैन, आपको शुभकामनाएं। नोटिफिकेशन देखकर क्योटो विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों ने सू चैन के नंबर को देखा और उन्होंने अपनी बात रखी। प्रोत्साहन का भाव दिखाना। सू चैन क्योटो विश्वविद्यालय का पहला प्रतिद्वंद्वी था। उन्हें उम्मीद थी कि वो मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छी शुरुआत कर सकता है। वूश वूश वूश। जैसे ही नतीजों की घोषणा हुई, सू चैन की आकृति मौके से गायब हो गई। उसे पहले ही टेलीपोर्ट करके दूर भेज दिया गया था। जल्द ही सू चैन एक सुनसान मैदान में प्रकट हुआ। उसके विपरीत एक पश्चिमी युवक प्रकट हुआ। सुनहरे बाल और नीली आंखें। वो देखने में काफी आकर्षक था, लेकिन उससे एक भयावह और कपटी आभा निकलती थी। नाम पक्सी। आयु 22 वर्ष। विद्यालय जिसीडून विश्वविद्यालय। स्तर 100। श्रेणी दानवदेव हथौड़ा तकनीक। सू चैन ने अपने प्रतिद्वंदी पर नजर डाली और जानकारी सामने आने लगी। स्तर 100। जिसीडून विश्वविद्यालय का एक विलक्षण प्रतिभावान छात्र। जल्द ही उन्हें याद था
कि जिसीडून विश्वविद्यालय हमेशा से दुनिया के शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों में शुमार रहा है। छोटी सी बैठक के दौरान उसने पुक्सी का डेटा देखा था, एक बेहद भयावह प्रतिभा का भंडार। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उनकी पहली लड़ाई पुक्सी के खिलाफ होगी। शानदार जिया प्रतिभा। अगला छात्र। वास्तव में इसे बचाना असंभव है। पुक्सी ने सू चेन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। उसका प्रतिद्वंदी ग्रेट शियाता एक प्रतिभाशाली छात्र था और वह केवल 18 वर्ष का था, एक नया विद्यार्थी। क्या ग्रेट शिया में लोगों की कमी हो गई है? नए छात्र को क्यों भेजें? ये बात सबको पता होनी चाहिए। जागृति से लेकर अब तक एक नए छात्र को केवल 2 महीने से थोड़ा अधिक समय मिला है। ज्ञानोदय के महज 2 महीने बाद ही विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लेना, क्या यह एक मजाक है? सू चेन पुक्सी मुस्कुराया। उसकी आंखों में वहां केवल तिरस्कार का भाव था। तथापि दोनों में से कोई भी हमला करने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि दोनों को लगता था कि वे एक ही वार में दूसरे को तुरंत मार सकते हैं। इसके अलावा लड़ाई का नियम 2 मिनट का था। जब तक ये 2 मिनट से अधिक नहीं होता तब तक सब ठीक था। इस दौरान टोंगटियन पर्वत श्रृंखला का चौक हंगामे से भर गया था। पुक्सी सबसे पहले लड़ने वाली है। व्यक्तिगत मुकाबले में पुक्सी निश्चित रूप से शीर्ष 5 खिलाड़ियों में से एक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुक्सी का मुकाबला एक नए छात्र से होगा। बोरिंग, ये एक और इंस्टा किल एंडिंग होने वाली है। अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सू चेन की पहली लड़ाई तो असल में सबसे ताकतवर पुक्सी के खिलाफ है। क्योटो विश्वविद्यालय की पहली लड़ाई कठिन होने वाली है। 99% लोगों का मानना था कि पुक्सी तुरंत सू चेन को मार डालेगी। यहां तक कि क्योटो विश्वविद्यालय के गुरु और प्रतिभाशाली छात्र भी। उनके चेहरे गंभीर हो गए, या यूं कहें, उन्हें पहले से ही परिणाम और अंत का पता था। प्रतिभावानों की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और क्योटो विश्वविद्यालय को 1 अंक गंवाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप स्कोर -1 हो गया। भले ही सू चेन एक आपदा श्रेणी के काल कोठरी से बाहर आ सकता है, लेकिन उसकी ताकत पुक्सी की ताकत के मुकाबले कुछ भी नहीं है। यह मौका तो लगभग हाथ से निकल ही गया है। सू चेन का लेवल 93 है। वह वाकई बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तबाही का स्तर वाकई प्रभावशाली है। हारना तो सामान्य बात है। आखिरकार प्रतिद्वंदी तो पुक्सी है। अगर मेरा सामना पुक्सी से भी हो जाता तो भी मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं होती। प्रोडिजी एक्सक्लूसिव हॉल। सभी लोग वर्चुअल लाइट स्क्रीन को देख रहे थे। हालांकि वर्चुअल लाइट स्क्रीन पर 10 दृश्य थे। उन सभी ने अपने अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के मुकाबले देखना चुना। यादृच्छिक मिलान। यह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनका मुकाबला कमजोर प्रतिद्वंद्वियों से होता है, जो एक तरह से मुफ्त में अंक हासिल करने जैसा है। उदाहरण के लिए पुक्सी को तो लगभग मुफ्त में ही 1 अंक मिल जाता है। क्योटो विश्वविद्यालय एक अच्छी शुरुआत चाहता था, लेकिन नतीजा कुछ ऐसा निकला। एक पल के लिए प्रोडिजी एक्सक्लूसिव हॉल में प्रतिभाशाली छात्रों और उनके गुरुओं के बीच का माहौल बेहद दमनकारी था। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें पहली पहल करने की अनुमति देता हूं, नहीं तो आपको हमला करने का मौका भी नहीं मिलेगा। निर्जन मैदान पर पुक्सी कदम दर कदम सू चेन की ओर बढ़ी। उसके हाथ खाली थे। स्पष्ट रूप से उसे अपना हथियार निकालने की भी कोई जल्दी नहीं थी, या यूं कहे कि सू चेन को हराने के लिए उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। पश्चिमी लोग और उनकी अहंकारी होने की बुरी आदत, वे इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो ठीक है, अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। सू चेन मुस्कुराया। इसी प्रकार वह धीरे धीरे पुक्सी की ओर बढ़ा। दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर थी, लेकिन जैसे ही सू चेन ने अपना पहला कदम बढ़ाया, उसके शरीर से विनाशकारी भाले जैसी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। स्पीयर इंटेंट
संघनित होकर स्पीयर रे बन गया। इस पल अत्यधिक शक्तिशाली स्पीयर रे पुक्सी की ओर तेजी से बढ़ रही है। सू चैन किसी विश्व समाप्त करने वाले बंदूक देवता के समान था। बूम बूम बूम। इस क्षण अंतरिक्ष कांप उठा और ढह गया। जहां जहां स्पीयर रे की किरणें गुजरी, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। पुक्सी को मानो विनाश का खतरा महसूस हो रहा था। उसने हैरानी भरी आवाज निकाली। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। वह अब अपनी पहले वाली शांत अवस्था को बनाए नहीं रख सकता था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक विशाल युद्ध हथौड़ा प्रकट हुआ। तुरंत बाद दूर से ही युद्ध का हथौड़ा सू चैन की ओर तेजी से बढ़ा। अंतरिक्ष सीधे तौर पर चकनाचूर हो गया। इस पल अब उसे अपने स्वाभिमान की कोई परवाह नहीं थी। जीत ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा नए छात्र के हमले से निपटने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि उस हमले की तीव्रता ने उसके मन में भय पैदा कर दिया था। उन्हें लंबे समय से इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। स्पीयर रे और हैमर लाइट। ठीक इसी क्षण दोनों आपस में टकरा गए और पल भर में अंतरिक्ष ढह गया। फिर भी सी चैन शांत और संयमित बनी रही। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हर कदम पर विनाशकारी भाला और भाले की किरणें निकल रही थी। इसी बीच पुक्सी का चेहरा गंभीर हो गया। वह एकदम निष्क्रिय हो गया था। उनका हृदय गहरे सदमे से भर गया था। वह नया छात्र, उनकी भाला चलाने की तकनीक किस स्तर तक पहुंच चुकी है? क्या ये 7वें स्थान के शिखर तक पहुंच सकता था? अन्यथा उसकी स्पीयर इंटेंट उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी। असल में वह शक्ति कितनी शक्तिशाली थी, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह केवल निष्क्रिय रूप से ही बचाव कर सकता था। आभासी प्रकाश स्क्रीन पर इन दोनों के बीच की लड़ाई ने सबका ध्यान आकर्षित किया। पुक्सी की वजह से। पुक्सी दुनिया के शीर्ष 5 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक था। उसके मुकाबले आकर्षण का केंद्र बनने के लिए ही बने थे, और अनगिनत प्रतिभाशाली खिलाड़ी उन्हें देखना चाहते थे, क्योंकि किसी भी समय उनका मुकाबला पुक्सी से हो सकता था। आगे टीम की लड़ाइयों के दौरान उन्हें पुक्सी का भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने पहले सोचा था कि पुक्सी तुरंत सू चेन को मार डालेगी, लेकिन नतीजा, पुक्सी को इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा था। वहीं सू चेन पूरी तरह शांत और संयमित थी। यह दृश्य यह सबकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। क्या यह नया छात्र सचमुच इतना होशियार है? अध्याय 70। 8वें दर्जे की भाला तकनीक। पुक्सी को तुरंत मार गिराना। टोंगटियन पर्वतमाला के नीचे स्थित चौक में सभी लोग चमकती स्क्रीन को घूर रहे थे। अंदर की लड़ाई बेहद चौंकाने वाली थी। शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के अलावा प्रतिभाशाली प्रतिभाओं और 100% से नीचे के मार्शल आर्टिस्टों को भी यह स्क्रीन के माध्यम से भी पूरी तरह से कल्पना से परे लगी। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे बिल्कुल वही खड़े हों। दोनों के बीच टकराव, गति और युद्ध क्षमता, दोनों ही मामलों में यह एक भयावह चरम सीमा पर पहुंच गया था। छोटा चेन इतना ताकतवर हो गया है। लुओ बिंकिंग लड़ाई में शामिल युवक को देख रही थी। उसका दिल बुरी तरह हिल गया था। उसने अनुमान लगाया था कि सू चैन एक राक्षस था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना शक्तिशाली होगा। यहां तक कि वो खुद भी पुक्सी के खिलाफ उसकी जीत की संभावना 50-50 ही होगी। उसने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, लुओ जिंजर ने कहा। यह सिलसिला अभी कितना आगे जा सकता है? उसके भाई की असली ताकत इसका बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं हुआ था। केवल स्पीयर इंटेंट और स्पीयर रे पर भरोसा करते हुए उसने पहले ही पुक्सी को निष्क्रिय रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया था। कोई कौशल या तुरुप का पत्ता भी नहीं छोड़ा गया था। PP1 लुओ शिंजर की बातें सुनकर लुओ बिंकिंग ने उसकी ओर एक नजर डाली। क्या यह सचमुच सच था? बूम बूम बूम। सू चैन कदम दर कदम पुक्सी की ओर बढ़ी, जबकि पुक्सी हर कदम पर पीछे की ओर धकेला जा रहा था। बेशक यह अनैच्छिक था,
विनाशकारी स्पीयर रे और स्पीयर इंटेंट उसे लगातार पीछे धकेल रहे थे। वह अभी हारा नहीं था, लेकिन ये उसके चेहरे पर एक करारा तमाचा था। बस इतना ही? सू चैन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पश्चिमी क्षेत्र का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति, बस यही? फिर भी वो जानता था कि पुक्सी की ताकत निश्चित रूप से यही तक सीमित नहीं थी। उसके कौशल का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। तुरुप के पत्ते या इक्के तो दूर की बात है। उसने 2 कारणों से प्रतिद्वंद्वी को तुरंत नहीं मारा। सबसे पहले, शांत रहे और अन्य प्रतिभाशाली लोगों को शांत रखे। दूसरा, पुक्सी के पास मौजूद हर कौशल और छिपी हुई क्षमता का पूरा इस्तेमाल करो। धत तेरी की, राक्षस मेवता हथौड़ा, टूट जाओ। पुक्सी का चेहरा बदसूरत था। इस पीढ़ी के शीर्ष 5 वैश्विक प्रतिभाओं में से एक, उसका लक्ष्य व्यक्तिगत और टीम दोनों में प्रथम स्थान हासिल करना था। फिर स्वर्ग तक पहुंचने वाले पैगोडा की 7वीं मंजिल को पार करना था। लेकिन शुरुआत में ही उसका सामना एक कठिन चुनौती से हो गया। तो उसने सोचा था कि साधारण हमले ही प्रतिद्वंद्वी को पल भर में मार गिराएंगे। बाद में पता चला कि उसने जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। अब वह पूरी तरह से बैकफुट पर था। असंख्य लोग देख रहे थे। क्या उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं थी? इस पल अब उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। उसकी असाधारण क्षमताएं चरम पर पहुंच गई। 8वें दर्जे की दानव देवता हथौड़ा तकनीक की विनाशकारी शक्ति ने अंतरिक्ष को भी जमा दिया और एक विशाल हथौड़े की छाया सू चैन की ओर तेजी से बढ़ी। अगर वह निशाने पर लग जाता तो लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती। 8वें दर्जे की हैमर तकनीक, अगर आप इसे रोक भी सकते तो भी आप इसका सामना नहीं कर सकते थे। विश्व का अंत। सू चैन ने हथौड़े की छाया को देखा। अपने हाथ के इशारे से धधकती ज्वाला वाला दिव्य भाला प्रकट हुआ। जिस क्षण यह साकार हुआ, सू चैन ने इसे हल्के से घुमाया। विनाशकारी भाला किरण की 256 किरणें ऊपर से फूट पड़ी, जबकि उसी समय आकाश को भरने वाली बर्फीली बारिश वाली स्वर्गीय अग्नि नीचे उतरी, जिसने पूरी दुनिया को बर्फीली बारिश और स्वर्गीय ज्वाला में बदल दिया। दरार, गड़गड़ाहट, एसएसएस। 8वें दर्जे की भाला तकनीक बनाम 8वें दर्जे की हथौड़ा तकनीक। एक चरम टकराव। इस क्षण हर कोई अचंभित था। 8वें दर्जे की हैमर तकनीक वाला 22 वर्षीय युवक, 8वें दर्जे की स्पीयर तकनीक वाला 18 वर्षीय युवक। क्या दुनिया पागल हो गई थी? स्क्रीन के अंदर अंतरिक्ष बार बार चकनाचूर होकर ढहता रहा। जब अंततः स्थिति स्थिर हो गई, उस बंजर भूमि पर केवल एक ही आकृति बची थी, सू चैन, जो दृढ़ता से खड़ा था। पुक्सी की बात करें तो वह गायब हो गया था, क्योंकि उस एक ही वार से उसकी तुरंत मौत हो गई थी। हां, एक पल में ही मौत। डिंग। लड़ाई समाप्त। सू चैन विजयी हुआ। उसे 1 अंक मिला। घोषणा की आवाज गूंज उठी। सू चैन को विजेता घोषित करते हुए उन्हें 1 अंक दिया गया। पुक्सी उसे मार दिया गया और मैदान से बाहर निकाल दिया गया। उसकी हार के लिए 1 अंक काट लिया गया। जिसीडुन विश्वविद्यालय ने 0 अंकों से शुरुआत की थी, लेकिन उसकी वजह से अब ये -1 पर था। वूश! इस परिणाम ने पूरे स्टेडियम में सनसनी मचा दी। इसी बीच महान जिया साम्राज्य के मार्शल आर्टिस्ट और प्रतिभाशाली लोग सभी उत्साह से उछल पड़े। हां, सू चैन, सू चैन, सू चैन। महान शिया साम्राज्य के अनगिनत प्रतिभाशाली और मार्शल आर्टिस्ट लगातार जयकारे लगाते रहे। एक नए छात्र जिसीडुन विश्वविद्यालय के पुक्सी को निर्णायक रूप से हराया था। वे रोमांचित क्यों नहीं होंगे? जबरदस्त, अविश्वसनीय। मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। सू चैन की भाला तकनीक 8वें दर्जे की है। 8वें दर्जे की भाला तकनीक। राक्षस! पक्का 1 अंक मिल गया। शानदार। विशेष विलक्षण प्रतिभा लाउंज के अंदर प्रधानाचार्य और प्रतिरक्षा। वे बेहद प्रसन्न थे। उन्हें लगा था कि सू चैन पुक्सी के खिलाफ हार जाएगा, फिर भी उसने जीत हासिल कर ली। एक शानदार शुरुआत। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, सू चैन की ताकत ने अब उसे पुक्सी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त पूंजी प्रदान कर दी थी। वास्तव में समूह मुकाबले के लिए किसी टीम का कप्तान न चुने जाने का कारण यह था।
यह पूरी तरह से व्यक्तिगत मैचों में प्रदर्शन देखने के लिए था। केवल सच्चे बलवान ही सबका विश्वास अर्जित कर पाते हैं। अगर स्कूल किसी को नियुक्त करता है तो बाकी लोग ऊपरी तौर पर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर असंतुष्ट महसूस करेंगे, जो टीम की एकता के लिए बुरा होगा। वूश, जल्द ही सू चैन विशेष स्थान पर लौट आई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। पूर्ण सम्मान। क्योटो यूनिवर्सिटी लाई के अन्य 9 प्रतिभाशाली छात्रों ने उन्हें देखते ही उनका अभिवादन किया। आमतौर पर वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन जिस क्षण से उन्होंने विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई में प्रवेश किया, वे एक ही टीम थे, एक इकाई। सू चैन जितना मजबूत होगा उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप लोग भी इसे जारी रखें, सू चैन ने कहा। वह सचमुच चाहता था कि उसके स्कूल का हर छात्र जीते। केवल यही एक कारण होगा जिससे विश्वविद्यालय शीर्ष 5 में शामिल हो सके। हर एक बिंदु महत्वपूर्ण था, एक भी गुम नहीं हो सकता था। आज हमारी बदकिस्मती अब खत्म हो चुकी है। अगले चरण में हम हर अंक पर कब्जा जमा लेंगे, लियू हैंगसिंग ने घोषणा की। सू चैन का पॉक्सी को ड्रॉ करना वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सबसे बुरा दौर बीत चुका था और सू चैन ने अब भी उस अंक पर अपना दावा जताया था। इससे अधिक उत्साहवर्धक और क्या हो सकता है। अब से आगे अगर उनकी किस्मत खराब नहीं रही तो वे शेष 9 अंक हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सू चैन बैठ गई, एक फल निकाला और फिर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद भाला दाव फल पूरी तरह से परिष्कृत हो गया था, जिससे विश्व समाप्ति भाला तकनीक 8वें रैंक के 80% तक पहुंच गई। समय पल पल बीतता गया। 8 घंटे बीत गए। व्यक्तिगत मुकाबलों का पहला दौर समाप्त हो गया। क्योटो विश्वविद्यालय, उन्होंने पूरे 10 अंक प्राप्त किए, एक भी अंक नहीं काटा गया। इसके सभी 10 प्रतिभाशाली छात्रों ने जीत हासिल की थी। जिसेडून विश्वविद्यालय, पुक्सी की हार का मतलब -1 था। बाकी 9 ने 9 अंक प्राप्त किए, इसलिए उनका कुल योग केवल 8 था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ही हार होगी, लेकिन इस बदलाव से 2 अंकों का अंतर आ गया। व्यक्तिगत मैच पहला यादृच्छिक दौर समाप्त हुआ। अब दूसरे यादृच्छिक दौर की ओर अग्रसर। संख्या 5200 बनाम संख्या 5219, संख्या 5078 बनाम संख्या 5270। आसन संख्याएं आमने सामने होती है, इत्यादि। कलाकृति की आत्मा की आवाज गूंज उठी। प्रतिभाओं की लड़ाई में पहले और आखिरी मुकाबले के बीच का समय 7 या 8 घंटे तक पहुंच सकता है, इसलिए कोई विराम नहीं होता। जैसे ही पहला यादृच्छिक दौर समाप्त होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। हालांकि दूसरे दौर के मिलान को अभी भी यादृच्छिक कहा जाता है। इसमें आसन्न संख्याओं को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। दूसरे दौर की पहली लड़ाई एक बार फिर सू चैन मंच की शुरुआत करेंगे। वोश, जैसे ही कलाकृति आत्मा ने बोलना समाप्त किया, प्रकाश की एक किरण सू चैन को बहा ले गई। वो मौके पर ही गायब हो गया। जब वो दोबारा प्रकट हुआ, वो एक बार फिर बंजर भूमि पर खड़ा हो गया। उनके प्रतिद्वंदी वो महान जिया साम्राज्य का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था। नाम हुआंग यानचेन, आयु 21, स्कूल कुनलुन विश्वविद्यालय, स्तर 90, श्रेणी धर्मपरायण तलवार तकनीक। यह जानकारी देखकर सू चैन को तुरंत उस मूर्ख हिरन की याद आ गई। उसका शिक्षक भी कुनलुन विश्वविद्यालय से था। उसने दूसरे युद्ध में एक महान शिया प्रतिभा के धनी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन शीर्ष 5 में जगह पक्की करने के लिए सू चैन स्वाभाविक रूप से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसने अपना पैर उठाया और आगे बढ़ा।